आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी एक और नई एज, दैट इज आयरन एज। और 200 सालों के गैप के बाद जहां इंडस वैली थी वहां पर हमें यहां पर कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं नए, एंड दे आर दी आर्यंस। सर इसको वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं? एक सवाल ये उठता है, सर वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं? बिकॉज हमको इस पीरियड के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो वेदास से मिलती है। अगर आपसे कभी कोई पूछे ना कि कोई ऐसा ईयर बताओ इतिहास में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, आप कभी भी 1000 BC को मत भूलिएगा। यहां से दुनिया पलट गई थी, दुनिया का नक्शा ही बदल गया है ना। पहला सवाल तो ये आता है कि हु वेयर द आर्यंस। आविष्कार जब आयरन का हुआ 1000 BC में, तो इन्होंने बनाया फावड़ा, लोहे का प्लाऊ, लोहे का एक्स, ये सब बनाया। नॉर्थ का एरिया, यूपी बिहार वाला एरिया, ये बहुत डेंसली जंगल से भरा हुआ था। डेंस जंगल थे यहाँ पर, और यहाँ के जंगल बड़े स्ट्रांग थे। गंगा का ये गंजेटिक वैली है, बढ़िया बारिश मिल रही है और सब कुछ था, बड़ा स्ट्रांग था ये। एग्रीकल्चर इज नोन टू देम, जानते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है, बट दैट इज अ नॉट डोमिनेंट प्रैक्टिस। इंसान अपने खाने पीने के लिए पास्टरलिज्म ही कर रहा है। पोजीशन ऑफ वुमेन, राइट टू एजुकेशन था उनके पास, आज जो बहुत सारी लड़कियों के पास नहीं है। हाय एवरीवन, नमस्कार, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग बात वैदिक पीरियड की करने वाले हैं, वैदिक एज की करने वाले हैं दोस्तों। लेक्चर नंबर 1 हमारा स्टोन एज को लेकर था, लेक्चर नंबर 2 हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर था, और इन दोनों ही टॉपिक्स में हमने अच्छे तरीके से कवर किया था। आज थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हुए हम लोग जब टॉपिक को शुरू करेंगे वैदिक एज, तो देखेंगे कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया ये पीरियड। जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर छोड़ा था, कहानी वहीं से शुरू होगी। मैंने आपको बोला हुआ है, हमेशा मेरी क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा कि 2 लेक्चर्स हमेशा कनेक्टेड होंगे, है ना। कहीं से भी आपको लगेगा नहीं अरे ये कहां से आ गया, ये कैसे हो गया इतिहास का पीरियड। तो हम चलिए इसको शुरू करते हैं। इस लेक्चर का जो नोट्स है, आपको पता होगा अब तक कि भाई पीडब्ल्यू ऐप पर ये बैच बना हुआ है, यूपीएससी एनसीईआरटी, आप वहां जाइए, उसको निकाल सकते हैं नोट्स को, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बैच, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। या फिर आप पीडब्ल्यू ऐप पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है, वहां से आप निकाल लीजिए, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऐप पर डायरेक्ट हो जाएंगे। हमारा प्रारंभ बैच है, इसके बारे में आप जानते हैं, 3 ईयर बैच है, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं इसके थ्रू। तो ये प्रारंभ 2028 बैच ऑलरेडी यहाँ पर रनिंग है। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझसे इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन को। भाई पैसा वसूल सेशन होगा, नहीं अगर मजा आया तो पैसा वसूल, क्या पैसा ही नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो एनीवे बस मजा आ जाएगा, पर आपको सेशन में कुल मिला के मजा आ जाएगा। तो कहानी क्या है एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से। आइए, हम लोग कहां पर चल रहे थे, हमारी कहानी कहां चल रही थी। तो लेक्चर को कनेक्ट करना है आज के लेक्चर से, कहां पर हम आ चुके हैं। तो देखिए, पहले मैंने शुरुआत करी थी सर स्टोन एज से, ठीक है। हमने शुरुआत करी थी स्टोन एज से, जिसमें हमने देखा था 3 यहां पर जो है वो पीरियड्स हमने डिस्कस किए थे, पैलोलिथिक, फिर मीजोलिथिक और नियोलिथिक को, राइट। फिर अगला पीरियड जो हमारे इतिहास में आता है, जिसको हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं उसको कॉपर एज, है ना। हम लोग उसको बोलते हैं कॉपर एज, राइट। कॉपर एज, जिसमें हम लोग बात करते हैं क्या क्या की, चालकोलिथिक पीरियड की। चालकोलिथिक पीरियड की हम लोग इसमें बात करते हैं, राइट। तो चालकोलिथिक में चालको का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक बात है सर। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो करते हैं ब्रॉन्ज एज की, राइट। हमने यहां पर बात करी थी ब्रॉन्ज एज की, यही हमारा लास्ट लेक्चर भी था, यही हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने बातें करी थी अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो सभ्यता जो इंडस नदी के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे जो है जाके बस गई थी, उस सिविलाइजेशन की बात हमने यहाँ पर करी थी। मैंने आपको खूब सारे इसके प्लानिंग, टाउन प्लानिंग को बताया था, है ना, कैसा इनका यहाँ पर फीचर्स होते थे, टाउन के फीचर्स कैसे होते थे, अलग अलग साइट्स के बारे में डिस्कस किया था, सील्स के बारे में डिस्कस किया था, इनके ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत सारी बातें, इनके जो बेसिक्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी एक और नई एज, दैट इज आयरन एज। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इसी में हम लोग आज यहाँ पर वैदिक पीरियड की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी में आज हम लोग यहाँ पर वैदिक पीरियड की, वैदिक एज की शुरुआत जो है वो करेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आप बात समझ रहे होंगे, और इस प्रकार से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब इसी स्लाइड में आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री एक स्लाइड में दिखने लग जाएगा, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि मैं एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। तो ये मैं आपसे बोलूंगा कि आप जब ये बन जाएगा ना, तो वो फाइनल स्लाइड जो बन के आएगी इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर्स, आप उसको निकाल लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और कम से कम 10-15 प्रिंट आउट करवाइएगा उसके। क्या मतलब है इसको, क्यों कर रहा है को बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कॉपर एज, तो एक स्लाइड में ये पूरा हमको दिख रहा होगा चार्ट, राइट। और उस एक जो प्रिंट आउट निकाला है उसमें कॉपर एज के लेकर सारे पॉइंटर्स एक ही जगह, जहां ब्लैंक स्पेस हो वहां सब जगह कॉपर एज के बारे में सारी बातें जितनी हो सके उतनी लिख लीजिए। इससे क्या होगा, रिवीजन में आसानी होती है कि अपने पास एक शीट है और एक शीट में कॉपर एज है।
ऐसी स्टोन एज को लेकर सारी बातें लिख लीजिएगा, छोटा छोटा लिखिएगा, बड़ा बड़ा मत लिखिएगा, इतना लिखिएगा छोटा, ऐसा लिखिएगा कि आप ही को समझ में आना चाहिए। आपको कोई नोट बनाने में आपको कोई कहां पर गोल्ड मेडल नहीं देगा कि बहुत खूबसूरत नोट है बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो भाई ऐसा लिख लेना कि तुम्हें समझ में आ जाए। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास ना देखोगे 10 लेक्चर में लूंगा तुम्हारे एंशिएंट हिस्ट्री के, और 10 लेक्चर में तुम्हारे पास पूरी एंशिएंट हिस्ट्री 10 पेजेस के अंदर होगी। एंड दिस विल बी अ रिवॉल्यूशन इन योर लाइफ। 10 पेजेस एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री, यू विल एंजॉय दिस पार्ट। और तुमने अगर उन 10 पेजेस में ये सारे पॉइंट लिख लिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, बस यही तुम्हारी जीत हो जाएगी। क्योंकि ये 10 शीट के अंदर तुम बेसिक कर लोगे यार, पूरा बेसिक। और इसमें यकीन मानो तो जैसे मैंने आपको इंडस वैली कवर किया, मतलब बेसिक्स का मैंने एटलीस्ट आपको 50% 60% कवर कर दिया है। जितना भी पढ़ना है आपको, वैसे मैं बोलूंगा 60% कवर कर दिया मैंने। यस, आई हैव कवर्ड। ठीक है, थोड़ी और फैक्ट्स होंगे जो कभी आप एडवांस पढ़ोगे तो उसमें होगा। ये एनसीईआरटी सीरीज है। कुछ बच्चे लिख रहे थे कि भाई ये आप कैसे कराओगे, अपने हिसाब से करा रहे हो। बताया गया था कि ये जो एनसीईआरटी सीरीज है, आपने अभी तक इस चैनल पे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे पढ़ा है, तो आपको एक बार एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 की पढ़नी पड़ी, एक बार क्लास 11 की पढ़नी पड़ी। अब ऐसा है कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही उठाई हुई चीजें क्लास 6 की, क्लास 11 की सब मिक्स करके, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में, जैसे मैंने बहुत सारी साइट्स का नाम लिया था जो अभी रिसेंट एनसीईआरटी जो है चल रही है स्कूलों में क्लास 6 की, मैंने उससे भी निकाला था कंटेंट। तो आपको इस प्रकार से कंटेंट मिलेगा ना, तो आप एनसीईआरटी किनारे लगा दोगे, यही शीट आपको काम आएगी। और इसी में तुम एडवांस की तैयारी भी करोगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ये मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि जब दिमाग के पॉइंट्स बैठ जाते हैं ना, तो उसको सेंटेंस फॉर्मेशन करना तो आसान सी बात है, सेंटेंस तो कोई फॉर्म कर लेगा। आइए चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई, तो चलिए अब इसके आगे शुरू करते हैं कहानी को। इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं, तो एक बार हम लोग यहां पर बात कर रहे होते हैं, एक बार और स्लाइड को थोड़ा सा जूम इन करते हैं, किसको, इस एज को जूम इन करते हुए इस एज को इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए, तो सर मैंने आपको बताया था, याद करिए कि हम लोग जब इंडस वैली पढ़ रहे थे, ये सर शुरू होता है लगभग 3200 बीसी के आसपास, है ना। अगर हम और जो जैसे भिराना साइट है ना, वो अगर हम देखें, उनको अभी इंक्लूड ना करें अगर, तो 3200 बीसी के आसपास हम लेके चल सकते हैं। वैसे तो 7500 के आसपास की साइट है, बट 3200 बीसी के आसपास अभी अर्ली फेज शुरू हो रहा होगा। ये चलता है सर 2600 बीसी तक। 2600 बीसी तक आ गए हम लोग करते करते जीवन में अपने। 2600 बीसी में मैच्योर फेज शुरू हुआ, जो चलता है सर कहां तक, 1900 बीसी तक, राइट। और इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा का जो फेज है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, और 1700 बीसी के आसपास तक वो टोटली यहां पर डिक्लाइन कर जाता है, राइट। तो मैंने क्या बताया था कि सर, मैंने क्या बताया कि भाई ये वाला सर अर्ली फेज है, अर्ली, ये मैच्योर फेज है। मैच्योर फेज में क्या, इंडस वैली फुल्ली फ्लरिश कर रही थी, ट्रेड हो रहा है जबरदस्त, पूरी लाइफ बढ़िया चल रही है, सेटल्ड लाइफ चल रही है। और फिर ये 1900 के बाद हम देखते हैं, दिस इज द लेट हड़प्पन फेज, यानी कि डिक्लाइनिंग फेज में हड़प्पा सिविलाइजेशन आ जाती है। यहां तक होपफुली आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने लास्ट चैप्टर नहीं छोड़ा था डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा पे, तो हड़प्पा तो यहां डिक्लाइन कर गए भाई। लेकिन ध्यान रखना, कुछ और भी ये एडवांस की बातें हैं कि कुछ हड़प्पन साइट ऐसी भी थी जो आपको 1300 तक देखने को मिलेंगी, 1300 बीसी तक। पर ठीक है, इक्का दुक्का साइट है, इसलिए हमने मेजॉरिटी मेनली ये मान के चल लिया कि हड़प्पा साइट 1700 में डिक्लाइन हो गया। इसके बाद यू विल फाइंड कि 1500 बीसी के आसपास से 200 सालों का गैप यहां पर देखिएगा, और 200 सालों के गैप के बाद जहां इंडस वैली थी, वहां पर हमें यहां पर कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं नए, एंड दे आर दी आर्यंस। ये यहां पर आर्यंस है, ठीक है, ये आर्यंस है। अब 1500 बीसी के आसपास हमको आर्यंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये 1500 बीसी से लेकर ये जो पीरियड चलेगा टिल 600 बीसी तक का, 600 बीसी तक का जो पीरियड चलेगा, ये जो पीरियड, ये लोग आएंगे, आर्यंस यहां रहेंगे 1500 बीसी में, तो ये आर्यंस 1500 बीसी से हमको देखने को मिल रहे हैं। और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पूरे पीरियड मिलेगी, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैदिक पीरियड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक पीरियड हम लोग यहां पर इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बड़ा सिंपल सी कहानी, कुछ इसमें नहीं है, ठीक बात है सर, वेरी इजी। 1500 से लेकर 600 के बीच का एडी बीसी तक का जो पीरियड है वो क्या है, ये हमारा वैदिक पीरियड है। ध्यान रखना, अभी सब बीसी में चल रहा है, अभी हम एडी में गए ही नहीं है, राइट सर, फाइन। सर इसको वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं, एक सवाल ये उठता है, सर वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं? बिकॉज हमको इस पीरियड के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो वेदास से मिलती है। बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि इंडस वैली में हमको जो चीजें मिली वो एक्सकेवेशंस के थ्रू मिली, हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, हमें कोई रिटन टेक्स्ट नहीं मिला, हमको चीजें इंस्क्राइब्ड मिली। और इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है अभी हम डिसिफर भी नहीं कर पाए हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हमें कहीं भी कोई रिटन टेक्स्ट नहीं मिलता है, कहीं भी कोई रिटन टेक्स्ट का कोई सिनारियो नहीं है। लेकिन पहली बार यहां पर हो रहा है आयरन एज में, जहां पर हमको कुछ रिटन टेक्स्ट मिल रहे हैं,
जैसे कि हमको वेदों के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमको वेद हैं, है ना, उसमें आप देखोगे ब्राह्मणास हैं, है ना, हम देखोगे उसमें आप देखोगे अरण्यकाज हैं, है ना, आपकी महाभारत रामायण ये सब भी यहां पर आ रही हैं। तो इन दिस एज वी विल फाइंड ऑल दीज टेक्स्ट, और हमको इस पीरियड के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो वेद के थ्रू मिलती है, इसलिए हम लोग उसको वैदिक पीरियड कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इस वैदिक पीरियड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, ध्यान रखना। 1500 से लेकर आप देखोगे तो एक फेज हो गया जिसको हम बोलेंगे 1000 बीसी तक का, 1000 बीसी, ये आपका एक फेज हो गया। 1500 से लेकर 1000 बीसी का एक फेज हो गया, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी दूसरा फेज हो गया। अब ऐसा क्या कहते हैं इस फेज को, जरा समझिएगा कि यहां से यहां तक जो फेज है इट इज रिफर्ड टू एज द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है ना। ये क्या बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाएगा सर अर्ली वैदिक पीरियड, प्लीज नोट करिएगा। इट इज रिफर्ड टू एज द अर्ली वैदिक पीरियड। और ये वाला जो फेज है इसको कहा जाएगा लेटर वैदिक पीरियड। इट इज रिफर्ड टू एज द लेटर वैदिक पीरियड। अब सर ऐसा नाम क्यों, ऐसा क्यों डिवीजन कर दिया, एक ही रख लेते क्या फर्क पड़ रहा था, है ना। जब वेदा से पता चल रहा है तो अर्ली और लेटर करने क्या मतलब है, इसलिए उसको इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ये जो पीरियड है ना अर्ली वैदिक पीरियड का, इस पीरियड में यू विल फाइंड यहां से लेकर यहां तक में यू विल फाइंड कि हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ऋग्वेद के थ्रू मिलती है। जो भी इंफॉर्मेशन मिली हमको ऋग्वेद के थ्रू। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ हिम्स, कलेक्शन ऑफ हिम्स, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, ठीक है, ये सब आपको यहां पर मिले, ठीक है। ऐसे ऋग्वेद है, ऐसी सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। सामवेद इट्स अ बुक, इट्स अ बेसिकली टेक्स्ट, म्यूजिक पे डिपेंड, म्यूजिक को डिफाइन कर, डिफाइन नहीं, आई मीन टू से इट्स अ बुक ऑन म्यूजिक, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको अलग अलग वेद यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग यहां पर ऑल्सो कॉल्ड एज ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है, इसको यहां पर ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऋग्वेद से मिल रही है। सर बाकी वाले फेज की इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है, देखिए समझिएगा कि जो 4 वेद है हमारे पास, ठीक है, इस बात को भी नोट रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलनी होनी चाहिए कि हमारे पास जो है आप देखोगे तो वी हैव 4 वेद, ठीक है। क्या है हमारे पास, वी हैव 4 वेद, 4 वेदास, ठीक है। अब जैसे एक हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरे हो गया यहां पर लिख सकते हैं आप लोग सामवेद, सामवेदा, तीसरा हो गया हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद, फिर हो गया हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो 4 वेद हैं हमारी, ये जो वेद है ना ऋग्वेद, ये कंपोज करी गई थी कब, 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में कंपोज करी गई थी। और इस पीरियड में इस ऋग्वेद की जो इंफॉर्मेशन है वो ओरली लोगों को ट्रांसमिट होती गई, लेकिन इस ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था इन द लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि अगर इसके कंपाइलेशन की बात करेंगे, कंपोज करी गई है इस पीरियड में, लेकिन कंपाइल इसको बाद में किया गया। कंपाइल किया गया था 1000 से लेकर 600 बीसी के टाइम पीरियड में। ये बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और जो बाकी हमारी वेद हैं, ये वाले वेद, ये हमको किस पीरियड में मिलते हैं, ये हमें किस पीरियड में मिले, इनका कॉम्पोजिशन हमको देखने को मिला इसी पीरियड में, यानी यही वाला पीरियड 1000 से लेकर 600 बीसी। तो ये वाला तो हमको मिल गया था 1500 से लेकर 1000 बीसी में कॉम्पोजिशन, लेकिन कंपाइलिंग बाद में हुई। ये 3 वेद हमको इसी पीरियड में मिलते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन जो इस पीरियड के बारे में मिलती है वो बाकी वेदों से के थ्रू भी मिलती है। ऋग्वेद तो है ही, उसको कंपाइल किया जा रहा है, लेकिन बाकी वेद भी आपको यहां पर देखने को, रेस्ट ऑफ द वेद भी मिल रहे हैं, ठीक है। ये बात यहां तक समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं, वो सुनिएगा, ठीक है। तो ये एक बात यहां पर समझिएगा कि बाकी जो वेद है दैट इज योर सामवेद, सामवेद, दैट इज योर अथर्ववेद, अथर्ववेद, दैट इज योर यजुर्वेद, ये सब हमको यहां पर देखने को मिल रही, ठीक है। ये बेसिक बात समझिएगा। अब ये जो डिवाइडिंग लाइन मैंने बनाई 1000 बीसी, ये क्या है, ये क्यों कर दिया, क्योंकि इस पीरियड में अगर आपसे कभी कोई पूछे ना कि कोई ऐसा ईयर बताओ इतिहास में
जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, आप कभी भी 1000 बीसी को मत भूलिएगा। यहां से दुनिया पलट गई थी, दुनिया का नक्शा ही बदल गया। 1000 बीसी यू विल फाइंड 1000 बीसी यू विल फाइंड डिस्कवरी ऑफ आयरन। बहुत बड़ी बात थी, आयरन की डिस्कवरी हो गई साहब, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। यही मैं कह रहा था आयरन एज, इसलिए बोल रहा था। बात समझ में आ रही है? सो दिस वाज द ब्रॉन्ज एज चल रही है, ये डिक्लाइन हो गया, लेकिन इसके बाद हमको 1500 बीसी के आसपास आर्यंस देखने को मिलते हैं। अब ये सवाल है कि हु वेर द आर्यंस, ये सवाल तो आप लोग पूछोगे कि सर ये आर्यंस कौन थे, हु कौन थे आर्यंस, ये वेयर कहां से आए थे ये लोग, कहां से आए थे ये लोग, कौन सी भाषा बोलते थे, है ना, ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे। ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके दिमाग में होंगे आर्यंस को लेकर, इसको लेकर हम बात करेंगे ऑब्वियसली। बट ये बात समझ में आ गया वैदिक पीरियड का क्रक्स, कि वैदिक पीरियड इज अ पीरियड फ्रॉम 1500 बीसी टू 600 बीसी, जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन वैदिक पीरियड से मिलती है, इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन वेदास से मिलती है। वेदास हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हो गए। 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको ऋग्वेद के थ्रू ही मिलती है, बाकी वेद इसके बाद ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इस पीरियड को हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं, और इस वाले पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई और उसके बाद से पूरी दुनिया पलट गई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये हमारा हमारा बेस तैयार हो गया है वैदिक पीरियड को लेकर। वी हैव टू अंडरस्टैंड, यहां से हम यहां से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा लेक्चर का यहां से आगे शुरुआत होगी आज की। चलिए, तो बेसिकली यहां पर बात आती है हु वेर द आर्यंस, है ना। पहला सवाल तो ये आता है कि हु वेर द आर्यंस, हु वेर द आर्यंस, आर्यंस थे कौन सब, आर्यंस थे कौन, हु वेर द आर्यंस। अब देखो आर्यंस को लेकर ना डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज यहां पर बताई गई, कई सारी थ्योरीज हैं। क्यों कई सारी थ्योरीज, क्यों, बिकॉज हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स वो किसी एक बात पे एक साथ नहीं आ पाए कि हाँ हिस्टोरियंस कह पाए कि हाँ आर्यंस ये थे या यहां से आए थे, ये लोग थे, बहुत एक मत नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनकी अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि यू विल फाइंड मैक्स मुलर, मैक्स मुलर इनका कहना यह था कि जो आर्यंस है ना वो आप देखोगे सदर्न रशिया, सेंट्रल एशिया, इन सब जगह से आए हुए थे, सेंट्रल एशिया इन सब जगह से आए हुए थे, ये इनकी थ्योरी, ठीक है। जैसे आप बात करोगे फॉर एग्जांपल विलियम जोन्स की, विलियम जोन्स, अब विलियम जोन्स का कहना यह है कि ये लोग कहां से आए थे, यू विल फाइंड कि दे हैव कम फ्रॉम यूरोप, ये लोग यूरोप से माइग्रेट करके आए थे, ये लोग यूरोप से माइग्रेट करके आए थे, एक थ्योरी इनकी ये कहती है, ठीक है। ऐसी एक थ्योरी यहां पर ये है जो कि दयानंद सरस्वती जी ने दी है। मैं कह सकता हूं पहले एक और लिख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने एक थ्योरी दी है, उनकी कैलकुलेशन अपनी थी, वो अपनी कैलकुलेशन से कह रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी कि भाई ये लोग जो है ना आर्कटिक से आए हैं, आर्कटिक से आए हैं। कुछ थ्योरीज यहां पर ये कहती हैं, जैसे मैंने बताया आपको दयानंद सरस्वती, उनका कहना यह था कि ये लोग तिब्बत से आए हैं, ये लोग तिब्बत से माइग्रेट करके पहुंचे भारत। तो ये थ्योरी यहां पर अलग थी, ये थ्योरी यहां पर अलग है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि यहां पर एक थ्योरी है कि ये लोग इंडियन थे, एक थ्योरी कहती है कि ये इंडियन है। व्हाट इज द इंडियन थ्योरी, एसी दास ने दिया है, एसी दास ने दी है, मतलब दिस इज द इंडियन थ्योरी कि ये लोग इंडिया के थे आर्यंस, एसी दास एंड संपूर्णानंद, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों हिस्टोरियंस एक बात पे कंसेंसस नहीं बना पाए टोटली कंप्लीटली कि ये लोग कहां से आए थे। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि ये लोग आए कहां से थे, कि भाई हाँ ये लोग स्टेपीज में रहते होंगे, राइट, सदर्न रशिया वाला जो एरिया है वहां से कहीं ये लोग जो है ये लोग आए होंगे, कहीं ना कहीं यहां से ये लोग जो है पहुंचे होंगे, ठीक है। तो एक ये बात है जो आपको ध्यान रखनी है, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड स्टोरी। बाकी बहुत सारे लोगों ने थ्योरीज दिया कि आर्यंस कहां से आए, क्योंकि हमको ये ढूंढना था ना कि एटलीस्ट कहीं से तो एक जगह से आए होंगे, ऐसा तो है नहीं सब जगह से आए होंगे, कहीं एक जगह से आए होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट था। अब वो कैसे पता लगाना था, वो पता लगाने का तरीका ये था
कि ये जो आपके आर्यंस थे, ये लैंग्वेज जो बोलते थे ना, मतलब लैंग्वेज आप देखोगे तो वो संस्कृत थी, ठीक है। अब आप इनकी लैंग्वेज पे अगर फोकस करोगे, लैंग्वेज, तो यू विल फाइंड कि ये संस्कृत बोलते थे। और संस्कृत अगर देखा जाए तो इसका जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन। एक्चुअली आप देखोगे तो इंडो यूरोपियन से बहुत सारी लैंग्वेज निकली है, जर्मनैक लैंग्वेज निकली है, यू विल फाइंड सो मेनी लैंग्वेजेस जो इंडो यूरोपियन से ही निकली हुई है, ठीक है, जो इंडो यूरोपियन से निकली हुई है, ठीक है। तो उसमें से आप देखोगे कि संस्कृत भी एक यहाँ पर लैंग्वेज है जो इससे निकली है। आप बहुत सारी लैंग्वेज देखोगे, बंगाली देखोगे, एंड सो मेनी थिंग्स यू विल फाइंड, बट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से संस्कृत भी निकली। इसका मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि यार ये इंडो यूरोपियंस कहाँ रहते थे, तो हमको एक बात समझ में आ जाएगी कि हाँ यार यहीं से ये लोग आए होंगे, है ना, ये लोग यहीं से आए होंगे, राइट, ये बात हमको समझ में आ जाएगी। तो यस, वी गॉट टू नो कि हाँ भाई समवेयर यू विल फाइंड कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले होंगे कि ये इंडो यूरोपियन वाला जो बेल्ट है, स्टेपीज वाला है, वहां से निकले होंगे ये। और फिर ये कुछ आर्यन जैसे होंगे जो पहुंच गए होंगे फॉर एग्जाम्पल ईरान के एरिया में, ठीक है, ईरान के एरिया में पहुंचे। कुछ आर्यन ऐसे भी थे, माइग्रेट करके वहां से निकले, ईरान पहुंचे, ठीक है, तो वो आपके ईरानियंस हो गए। और फिर वो ईरानियंस और आगे इंडिया बढ़े तो इंडिया पहुंच गए, तो वो वहां पर पहुंचे, उनको आर्यंस बोला गया, दे वर कॉल्ड एज आर्यंस। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर आपको एक ये चार्ट बना के दूं, ये एक डायग्राम बना के दूं, ठीक है, एक रफ डायग्राम है, बस एक रफ डायग्राम है, ठीक है। देखिएगा तो इनका क्या था, ये आर्यंस आपको पहले कहां मिले, यहां पर मिले। ये जो आए लोग वो कहां पर रह रहे हैं, वो यहां पर रह रहे हैं। तो ये वो फेज है, इधर कब रह रहे हैं, फेज है ये 1500 से लेकर 1000 बीसी में जो आर्यंस है वो यहीं पर रह रहे हैं, इस एरिया जहां पर पहले इंडस वैली आपको देखने को मिल रहा था। सो दे आर सेटल्ड इन दिस एरिया, राइट। और ये आप देखोगे तो माइग्रेट करते हुए पहुंचते हैं भाई, यहां पर पहले कहीं ना कहीं इधर रह रहे होंगे ये लोग, इस एरिया में, ईरान वाले एरिया में रह रहे होंगे, ठीक है। ईरान वाले एरिया से माइग्रेट करके ये भारत पहुंचे, यहां से माइग्रेट करके पहुंचे, राइट। इससे पहले यहां कहीं और से ही माइग्रेट करके आए होंगे, कहीं और से माइग्रेट करके आए होंगे ये लोग, ठीक है। सो देव कहीं ना कहीं सदर्न रशिया वगैरह एरिया जो है वहां से कहीं ये माइग्रेट करके जो है ये पहुंचते हैं, ठीक है। ये बात होपफुली आप लोगों को यहां समझ में आ गई होगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो फाइन, तो मैं बोल रहा था कि भाई क्या था कि भाई यहां पर क्या ये जो लैंग्वेज बोल रहे होंगे, हमको ये निकालना था कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहां बोली जा रही होगी। तो हमने देखा, इफ यू फाइंड कि भाई यहां पर एक एरिया आपको देखने को मिलेगा, हियर सम एरिया जहां पर ब्लैक सी का एरिया है, ठीक है, ब्लैक सी का एरिया है। वहीं ऊपर थोड़ा बहुत आपको अगर देखोगे तो यू विल फाइंड कि हियर यू विल फाइंड, इधर पे यूक्रेन आपको देखने को मिलेगा, है ना, यूक्रेन देखने को मिलेगा आज की डेट में, राइट। और इधर ही कहीं आप देखोगे तो यू विल फाइंड यहां पर कहीं आपको सदर्न रशिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको सदर्न रशिया का एरिया भी यहां पर मिलेगा, राइट, सदर्न रशिया का एरिया भी मिलेगा। तो यहीं कहीं से जो है वो आर्यंस निकले होंगे और ये माइग्रेट करके पहले पहुंचते हैं ईरान। तो यहां पर जब पहुंचे तो इनको कहा गया इंडो ईरानियंस, ठीक है, ये इनको कहा गया इंडो ईरानियन। और फिर उसके बाद जब ये माइग्रेट करके भारत पहुंचते हैं तो यहां पर फिर ये आर्याज हो जाते हैं ना, यहां पर ये क्या हो गए, ये आर्यंस हो गए, ठीक है, ये आर्यंस यहां पर हो गए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया कि जब ये आर्यंस भारत पहुंचे, आप देख रहे हो टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में ये भारत पहुंचते हैं, ठीक है। अब यहां समझिएगा कि अभी जब यहां पहुंचे हैं तो अभी इनको आयरन की खोज नहीं हुई। आयरन की जो खोज है 1000 बीसी में होगी, 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी होगी। और आयरन की डिस्कवरी होने से क्या होगा भाई, अभी तक तो क्या था कि इनके पास कॉपर था, ब्रॉन्ज था, क्या फावड़े बन सकते थे, क्या कुल्हाड़ी बन सकती थी बड़ी स्ट्रांग, नहीं बन सकती थी। लेकिन अब आविष्कार जब आयरन का हुआ 1000 बीसी में, तो इन्होंने अब बनाया लोहा, लोहे का आविष्कार, वो फावड़ा, लोहे का प्लाऊ, लोहे का एक्स, ये सब बनाया। और ये जंग यहां पर जो एरिया है, ये वाला एरिया, यू विल फाइंड दिस एरिया, ये जो एरिया है ना, ये एरिया नॉर्थ का एरिया, यूपी बिहार वाला एरिया, ये बहुत डेंसली जंगल से भरा हुआ था, डेंस जंगल थे यहाँ पर। और यहाँ के जंगल बड़े स्ट्रांग थे, गंगा का ये गंजेटिक वैली है, बढ़िया बारिश मिल रही है और सब कुछ था, बड़ा स्ट्रांग था, ये पेड़ पे बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। तो इन पेड़ों को काटने के लिए ब्रॉन्ज या कॉपर तो काम करेगा नहीं, आयरन काम करेगा। तो 1000 बीसी में जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो इन्होंने बनाया क्या, प्लाऊ, इन्होंने बनाया क्या, एक्स, और फिर उसके बाद इस जंगल को काटना शुरू किया। तो अब ये लोग माइग्रेट करना शुरू किए, अब ये लोग माइग्रेट करना शुरू किए। और आप देखोगे कि इस एरिया में 1000 बीसी से लेकर, इस एरिया में आप देखोगे 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच तक ये लोग माइग्रेट करके इस एरिया में अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं।
तो ये एरिया जहां पर आर्यंस आके रहने लग गए, दिस वाज बेसिकली आर्यव्रत। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई। लैंड वेयर द आर्यंस लिव्ड, ठीक है, आर्यव्रत। पहले जब जहां ये रहे इसको सप्त सिंधु कहा गया, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सप्त सिंधु, राइट। फिर जब माइग्रेट किए, माइग्रेट क्यों कर पाए? बिकॉज आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। आयरन की डिस्कवरी होने से क्या हुआ? 1000 बीसी में लोहे का आविष्कार। लोहे का आविष्कार से क्या हुआ? जंगल काटना पॉसिबल हुआ। क्यों? कुल्हाड़ी और एक्स बना रहे थे, वो प्लाऊ बना रहे थे हम लोग। आई होप इतनी बात आपको यहां समझ में आ गई होगी। तो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे ढूंढा कि ये लोग कहां से आए होंगे, राइट। तो लैंग्वेज बोल रहे हैं इंडो संस्कृत। संस्कृत इज अ लैंग्वेज, वो इंडो यूरोपियन से निकल यूरोपियन लैंग्वेज से निकल के आई है। अब लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहां बोल रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि भाई समवेयर ब्लैक सी के अराउंड यूक्रेन है, सदर्न रशिया है, यहां पर कहीं ना कहीं लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। फिर ये लोग माइग्रेट करके पहुंचते हैं ईरान की तरफ, वहां पर इंडो ईरानियंस हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये पहुंचते हैं ये इंडिया पहुंचते हैं। इंडिया के इस एरिया में यहां पर बोलते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर, सप्त सिंधु, है ना। ये सप्त सिंधु इसको यहां पर रेफर किया जा रहा है, सप्त सिंधु, ठीक, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो आई होप समझ गए होगे आप लोग कि एडवेंट आर्यंस का किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक यहाँ पर चार्ट है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, सो दैट आपको ना कोई दिक्कत यहाँ पर ना रहे। कभी आप लोग एक क्रक्स में एक पेज को रिवाइज करना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। देखो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूंगा आपसे फर्स्ट पॉइंट कि आर्यंस कौन थे, आर्यंस के बारे में, तो आर्यंस के बारे में आप बता दोगे कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, राइट। उन थ्योरीज को लेकर आप बता सकते हो क्या क्या थ्योरीज एग्जिस्ट करती है, राइट और रॉन्ग। ठीक बात है सर। दूसरा पॉइंट, इनकी लैंग्वेज को लेकर मैंने आपको बताया। इनकी लैंग्वेज क्या थी? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत बोल रहे हैं। एक्चुअली ये और कैसे पता चलता है कि बहुत सारे फ्लोरा फौना, है ना, फ्लोरा पेड़ पौधे, फौना जानवर, तो जो आपको पेड़ पौधों का नाम यहां पर बोला जा रहा है वही वहां पर बोला जा रहा है। तो सिमिलैरिटी थोड़ा देखने को मिल रही है हमको। इंडो यूरोपियन, तो संस्कृत बोलते थे, वो इंडो यूरोपियन से निकली थी। तो हमको ये बात थोड़ी यहां समझ में आ रही है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। थर्ड पॉइंट समझिएगा कि ये जो आर्यंस आए, इनकी इकोनॉमी कैसी थी? व्हाट वाज द टाइप ऑफ इकोनॉमी दे वर डूइंग? कैसा काम हम करते थे? ये लोग आए थे तो क्या करते थे, मतलब व्हाट वाज द थिंग दे वर डूइंग? दे वर पैस्टोरल कम्युनिटी। ध्यान रखिएगा कि ये पैस्टोरलिज्म करते थे, इनको वो एरियाज चाहिए थे। अब चूंकि ये पैस्टोरलिज्म कर रहे हैं, पैस्टोरलिज्म समझ रहे हो, जानवर की चराई करना, तो जानवर की चराई करना है तो इनको वो एरियाज चाहिए जहां जानवर चर सके, ग्रासलैंड वाले एरिया चाहिए। इसलिए इनके लिए यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जहां ये रहे, है ना। अब पैस्टोरलिज्म जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि एग्रीकल्चर इज नोन, एग्रीकल्चर जानते हैं लेकिन डोमिनेंट नहीं है। एग्रीकल्चर इज नोन टू देम, जानते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है, बट दैट इज अ नॉट डोमिनेंट प्रैक्टिस। इंसान अपने खाने पीने के लिए पास्टोरलिज्म ही कर रहा है। एग्रीकल्चर इज जस्ट समथिंग जो कर रहा है सबसिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए। पास्टोरलिज्म से वो अपना कुछ काम वाम बना रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज नोन बट नॉट डोमिनेंट, लेकिन डोमिनेंट चीज नहीं थी आर्यंस के अंदर। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर डी, आर्यंस कौन थे? लैंग्वेज हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनकी सोसाइटी कैसी थी? ध्यान रखिएगा, सोसाइटी इनकी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। ठीक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। और एक चीज जो इनको यहां पर सबसे अलग करता था इन आर्यंस को, ध्यान रखिएगा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ABCDE, हॉर्सेस, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्सेस। एक्चुअली क्या था कि हॉर्स इनके पास होते थे, आर्यंस के पास, एंड दैट इज व्हाई ये लोग बड़ा स्विफ्ट मूवमेंट यहां पर कर पाते थे। ये लोग बड़ा स्विफ्ट मूवमेंट यहां पर जो है कर पाते थे। ठीक है, सो दीज आर्यंस दे आर लिविंग इन दिस एरिया, स्टेपीज, ठीक है, साउथ सदर्न रशिया वाला एरिया है, फ्रॉम देयर टिल सेंट्रल एशिया, दे आर लिविंग इन दिस बेल्ट। ठीक है ना, दे आर लिविंग इन दिस बेल्ट, और वहां से ही माइग्रेट करते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आप कहोगे सिर्फ सदर्न रशिया, तो ये पूरा एरिया है स्टेपीज का, है ना, ये सब पूरा एरिया जहां पर रह रहे थे, और फिर वहां से नीचे आते हैं। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत देखो हिस्टोरियंस में एक डिवीजन बना हुआ है, मतलब एक कंसेंसस नहीं है, तो अलग अलग यहाँ पर बातें जो है वो कही जाती है। होपफुली आपको ये बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, तो आर्यस जो है फर्स्ट टाइम सेंट्रल एशिया में यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो आर्या वर्ड है, ऋग्वेद के अंदर आप देखोगे 36 बार आया हुआ है। ऋग्वेद हमको बता रही है इन ऋग्वेदिक पीरियड जो हमारा है ना, ये वाला जो पीरियड हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पीरियड में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद वो ये वर्ड आर्या का इस्तेमाल करते हैं। आर्या वर्ड ऋग्वेद के अंदर 36 टाइम्स आता है।
विच शोज कि हाँ हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। ऋग्वेद हमको जो है आर्यंस के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बात हमको यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर कैसे चीजें पता चल रही हैं, एक तो हो गया आर्यंस के बारे में, कैसे कैसे पता चला भाई, आर्यंस ये वर्ड आर्या से बना हुआ है, और आर्या वर्ड आप देखोगे तो ऋग्वेद में हमको पता चल जाता है, ऋग्वेदा में हमको पता चलता है कि आर्यन वर्ड जो है 36 टाइम्स आया हुआ है। इसका मतलब ऋग्वेद जो है हमको बता रही है अबाउट द आर्यंस, ठीक है। एक तो ये हो गया फर्स्ट, कैसे पता चल रहा है। सेकंड देखिए बहुत सारा ऐसा टेक्स्ट है जो ईरानियन टेक्स्ट है, ठीक है, देयर इज एन ईरानियन टेक्स्ट। अब ये लोग ईरान के एरिया में आए थे, रुके थे, तो ये ईरानियन टेक्स्ट है। इनका ईरानियन टेक्स्ट है अविस्टा, ईरान वालों का एक टेक्स्ट है, जैसे हमारा टेक्स्ट है ना ऋग्वेद है, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे टेक्स्ट है हमारे, वैसे ईरान का भी एक टेक्स्ट है अविस्टा। और जो चीजें हमको अविस्टा में देखने को मिल रही हैं, है ना, सिमिलर नेम्स हमको, सिमिलर चीजें हमको इंडियन टेक्स्ट के अंदर भी देखने को मिल रही हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, तो सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंग्स वी आर गेटिंग, सिमिलर चीजें हमको यहां देखने को मिल रही है, विच शोज कि हाँ भाई ये वही लोग होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो ये ईरान भी पहुंचे थे, इंडो ईरानियंस थे, तो वहां पर भी जो नाम दिख रहा है वो यहां भी दिख रहा है हमको, क्या सेम हो सकता है। इसके अलावा यहां बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे और अलग इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैसाइट इंस्क्रिप्शन, कैसाइट इंस्क्रिप्शन आप देखोगे, प्लस इसके अलावा हेटाइट इंस्क्रिप्शन। तो हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जिसका हमको थ्रू पता चलता है, सॉरी, जिसके थ्रू हमको यहां पर और भी चीजें जो है पता चलती है। कैसाइट इंस्क्रिप्शन इराक का हो गया, इराक का इंस्क्रिप्शन है, इसको भी पता पढ़ते हैं, समझ में आता है कुछ आर्यंस के बारे में। हेटाइट इंस्क्रिप्शन एक्चुअली इसका स्पेलिंग इज HI, हेटाइट, देख लीजिएगा इसका स्पेलिंग। IRS इंस्क्रिप्शन ये टर्की का हो गया। तो हमें कुछ कुछ बातें इन इंस्क्रिप्शन से भी पता चलती हैं अबाउट द आर्यंस, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जहां से हमको पता चल रहा है अबाउट दिस पीपल। चलिए, अब क्या हुआ कि जब ये आर्यंस, डेफिनेट सी बात है, जब इंडिया पहुंचेंगे, जब ये आर्यंस इंडिया में अपीयर होंगे, तो जाहिर सी बात है तब ये टाइम, क्या टाइम पीरियड था, आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया। कब इंडिया में दिख रहे हैं हमको ये हमको इंडिया में कब दिख रहे हैं भाई, ये हमको इंडिया में दिख रहे हैं 1500 BC, 1500 BC में, 1500 BC में हमको ये इंडिया में यहां देखने को मिल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब ये इंडिया में आएंगे तो यहां पर लोकल लोग भी तो रह रहे होंगे, कुछ तो लोकल लोग होंगे, ऐसे थोड़ी है कि एकदम सन्नाटा पसरा होगा, कोई है ही नहीं, खाली मैदान है, लोग तो कुछ ना कुछ रह ही रहे होंगे, है ना। तो 1500 BC में जब ये आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आइए जरा देखते हैं क्या क्या बातें हैं इनकी। लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, पहला चीज, जब ये आए तो इनके टूल्स की बात करते हैं। जैसे आप देखोगे सॉकेटेड एक्सेस, सॉकेटेड एक्सेस, अब इनके हाथ में सॉकेटेड एक्सेस होंगे, एक्स का एक तरह का सॉकेटेड एक्सेस है ना। आप देखोगे दे हैव स्वार्ड्स, स्वार्ड्स, ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। बी पॉइंट, अब जब ये आर्यंस आए देन यू विल फाइंड कि ये सेटल्ड होते हैं सप्त सिंधु में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेटल्ड इन सप्त सिंधु, जो पीछे हम लोग बोल चुके हैं ना, उसी को बस यहां पर लिख रहे हैं। सप्त सिंधु में जाके सेटल हो जाते हैं, है ना, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये हो गया। और मैंने बताया कि ये लोग क्या है, ये लोग वेव्स में आए होंगे, केम इन वेव्स, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं, दे केम इन वेव्स, एक बार में नहीं आए, ये लोग वेव्स में आए होंगे। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से, सोच के बताइए कि बाहर से अगर आर्यंस आ रहे हैं इंडिया में, तो लोकल लोग क्या उनको रेजिस्ट नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, बिल्कुल रोकेंगे। तो यहां पर अगर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि अभी वेव्स में आए, तो आप देखोगे जो आर्यंस थे ना, आर्यंस ये डिफरेंशिएट थे वहां के लोकल्स के से, लोकल से अलग थे, लोकल जनता से अलग थे। आर्यंस का कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर था, और लोअर ये जो लोकल्स थे इनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क था, ठीक है। एंड दीज वेर बेसिकली रिफर्ड टू एज, दीज लोकल्स वेर रिफर्ड टू एज दासाज, दासाज, दास्यूज, इन नामों से इनको यहां पर जाना, मतलब इनको बोला गया, दे आर दासाज, दे आर दास्यूज। अब आर्यंस जब आए तो आप सोचिए इनके पास घोड़े हैं, स्विफ्ट मूवमेंट हो सकता है, यहां के लोगों के पास नहीं है, इनके पास स्वार्ड्स हैं, दे आर वेरी मच फास्ट मूविंग पीपल,
राइट, ये सब चीजें इनके साथ है। तो जाहिर सी बात है कि ये इनको ओवर पावर कर सकते हैं, ये इनको ओवर पावर कर सकते हैं। तो विल फाइंड कि कई बार इनको यहाँ पर हराया गया है ना। अब जैसे कुछ दासाज है, दास्यूज है, दासाज इनके साथ मिल गए, फॉर एग्जाम्पल शादी ब्याह हो गया, कुछ हो गया है ना। दास्यूज के साथ थोड़ा हार्श रहता था मामला, यानी कि आर्यंस वेरी हार्श विद दास्यूज बट अ बिट सॉफ्ट विद द दासाज। तो समझ में आ रहा है कि हाँ, दासाज होंगे जो इनके साथ मिल गए होंगे, दास्यूज होंगे जो इनसे नहीं मिले होंगे ना। तो ये यहाँ पर चीजें चली। तो यहाँ पर लड़ाई हुई है ना, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ दसराजन, बैटल ऑफ 10 राजन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ऐसे 10 राजन है, राजन 5 इधर है, 5 आपको अलग मिल रहे हैं। तो ये बैटल ऑफ 10 राजन यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आर्यंस इनकी तरफ से भी कुछ लोग हैं, 5 किंग्स, 5 फ्रॉम दिस साइड, तो बैटल ऑफ 10 किंग्स, तो बैटल ऑफ 10 राजन उसको यहां पर बोला जाता है। ये बेसिक चीजें हैं, यहां पर इसको आप ध्यान रखिए। अब आर्यंस जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आर्यंस जो थे, ये मैंने बताया ना ट्राइबल पीपल थे, ट्राइब्स में रहते थे ये, और ट्राइब्स में भारत पहुंच भी रहे थे, है ना। कई सारी ट्राइब्स का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में भी किया गया है, ठीक है। आप देखोगे भरत ट्राइब है, यादू ट्राइब है ना, इस तरह की आपको कई सारी ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कुछ ट्राइब्स हैं आर्यंस की जो बाद में डोमिनेट करती हैं और आखिरी में मतलब काफी उनका नाम होता है। जैसे आप देखोगे, यू विल फाइंड अ ट्राइब भरत, भरताज या भरत, ये एक ट्राइब आपको मिलेगी, है ना। ऐसी आपको एक ट्राइब मिलेगी, इसको बोलते हैं त्रित्सु, त्रित्सु ट्राइब। ये कुछ ट्राइब्स हैं जो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी। अब इसमें आप देखोगे कि भरत ट्राइब है, इसी के नाम पे हमारा जो कंट्री है भारतवर्ष, वो नाम यहीं से पड़ा हुआ है, इसी ट्राइब से भारतवर्ष, ये यहीं से नाम आता है। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया दोस्तों, अभी हमने कुछ भी इतना खास डिस्कस नहीं किया। हाँ, बस कुछ बेसिक बातें थी, हमने ये देखा, है ना। यहाँ से हमने समझना शुरू किया कि भाई ठीक है सर, यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा है कि 1500 बीसी में पहली बार हमको आर्यंस देखने को मिल रहे हैं। कहाँ से आए हैं, है ना, कौन थे, क्या लैंग्वेज बोलते थे, अभी देखेंगे आगे। 1500 बीसी, उसके मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि 1500 600 के बीच में यहाँ पे वैदिक पीरियड था। इनके बीच की डिवाइडिंग लाइन 1000 बीसी है, जब आयरन की डिस्कवरी हो गई है ना। इस पीरियड के बारे में हमको कैसे पता चल रहा है, ऋग्वेद के थ्रू। इसके बारे में कैसे पता चलता है, लेटर वैदिक, कैसे, बाकी वेद के थ्रू। तो हमने बेसिक बातें यहां पर देख ली। अब ये मैंने आपको बताया कि भाई आर्यंस कौन थे, तो उसको लेकर एक मत नहीं है, अलग अलग थ्योरीज है ना। अब कुछ लोग यहाँ पर जो कहते हैं कि भाई ये सेंट्रल एशिया, सदर्न रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया के बीच में रहा करते होंगे, है ना। ये पूरा स्टेपीज वाला जो एरिया, एक्चुअली देखोगे ना, ये पूरा स्टेपीज वाला एरिया है, स्टेपीज, वहां पर ये रहते होंगे और वहीं से माइग्रेट करके ये आए होंगे। कई सारी थ्योरीज है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज आपके आर.एस. शर्मा साहब के एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। तो ये ब्लैक सी वाला एरिया है, वहीं यूक्रेन, सदर्न रशिया वहां पर लाई करता है। वहां से आप देखोगे तो आगे कहीं कई जगह तक ये लोग यहाँ रहते होंगे। ये पहले माइग्रेट करके पहुंचते हैं ईरान के आसपास के वाले एरिया में। जो लोग यहाँ पहुंचे भाई कई जगह गए, ऐसा नहीं कि एक ही जगह आए। हो सकता हो कि भाई ये लोग यहाँ गए हो, इधर भी कहीं चले गए हो, ऐसा भी है। तो जो इधर को आए हम उनकी बात कर रहे हैं, जो इधर को आए उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो रास्ता, ये जो रास्ता देख रहे हो जो यहां पर आ गए ईरान में, उनको इंडो ईरानियंस कहा गया। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। और फिर जब भारत पहुंचे, देवर आर्यंस। इनिशियली 1500 से 1000 बीसी में वो यहीं पर रहेंगे, लेकिन 1000 से 600 बीसी में जब उनको आयरन की खोज हो जाएगी, तो प्लाऊ से और हल, जो भी मतलब प्लाऊ है, एक्स है, कुल्हाड़ी है, वॉटेवर, वो उन्होंने उससे जंगल काटना शुरू किए और फिर ये इधर जाके माइग्रेट हो जाएंगे, यहाँ पर माइग्रेट होकर रहने लग जाएंगे। दिस इज द एंटायर थ्योरी। अब यहां से बात बढ़ती है कि आर्यंस के बारे में हमने समझ लिया कि साहब आर्यंस कौन थे, उनकी लैंग्वेज के बारे में पता कर लिया हमने, उससे हमको समझ में आ गया वो कहाँ रह रहे होंगे। फिर इकोनॉमी की बात करेंगे तो भाई पास्टोरलिज्म, जानवर चराई कर रहे हैं, राइट। एग्रीकल्चर जानते हैं लेकिन डोमिनेंट नहीं है, सोसाइटी इज मेल डोमिनेंट। और हॉर्सेस का इंपॉर्टेंस बड़ा था क्योंकि वो उनको स्विफ्ट मूवमेंट यहाँ पर कराता था। फिर हमने कहा कि जब आर्यंस यहाँ पर आए तो भाई कैसे पता चला हमको, ऋग्वेद के थ्रू। एक ईरानियन टेक्स्ट है अवेस्टा, उसमें जो लिखा हुआ है वो हमारे ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। ऐसे कहेंगे ना, अरे साहब आप तो सिर्फ ऋग्वेद की बात मांग रहे हो, नहीं, जो ऋग्वेद में लिखा है वो आपको ईरान की टेक्स्ट अवेस्टा में देखने को मिल रहा है ना। यही सब बातें हमको कहीं ना कहीं कैसाइट इंस्क्रिप्शन, हैटाइट इंस्क्रिप्शन, इनको भी देखने को मिल रहे हैं। और ये आप देखोगे इराक का है, टर्की का है। सो देयर इज सम कॉमन फाइंडिंग्स जो हमको बता रही हैं आर्यंस के बारे में, राइट। तो हमने यहाँ पर समझा कि जब आर्यंस पहली बार अपीयर होते हैं इंडिया में तो 1500 बीसी है, और उनके टूल्स वगैरह की बात हमने करी कि क्या टूल्स लगे हैं। वो सेटल्ड होते हैं सप्त सिंधु में, जब वो आए होंगे वेव्स में आए होंगे, राइट। तो इनका कहीं ना कहीं लोकल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ होगा। यहीं पर होती है बैटल ऑफ दसराजन, होती है बैटल ऑफ दसराजन। तो इनकी कई ट्राइब्स थी, एक ट्राइब है भारत, भरत ट्राइब। यही भारत से नाम जो है भारतवर्ष, भारत का यहाँ पर आ जाता है। तो होपफुली इतनी सी बातें यहाँ पर जो है वो सब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्लियर दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए, अब यहां से मैं आपको जो एक चार्ट देने जा रहा हूं, इस चार्ट को आप अपने जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट बनाइएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं वैदिक पीरियड की, अब बहुत अच्छे तरीके से।
हमारा इंट्रोडक्शन इज, मतलब इंट्रोडक्शन क्या, हमने ये समझ लिया कि जो लोग आके रहेंगे हमने उनके बारे में जान लिया कि वो लोग कहां से आए क्या नहीं है। वैदिक पीरियड को बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया। टू पार्ट्स में इसका डिवीजन रहेगा दोस्तों। एक आपका पीरियड कौन सा है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, इट इज रिफर्ड टू एज द अर्ली वैदिक पीरियड, और इसी को कहा जा रहा है ऋग्वैदिक पीरियड। क्यों? क्योंकि हमको इस पीरियड की जानकारी कहां से मिल रही है, हमको इस पीरियड की जानकारी ऋग्वेद से मिल रही है। इस चार्ट को प्लीज बना लीजिएगा, और जितना बनाता जा रहा हूं उतना ही बनाइएगा अभी। और फिर ये हो गया आपका लेटर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 बीसी। लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। ठीक है, डिवाइडिंग लाइन बिटवीन देम 1000 बीसी। क्यों? आयरन की खोज हो गई थी, आयरन की खोज हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। और वैदिक पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका 1500 से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जरा आइए इसको समझते हैं। देखिए, आपको बनाने हैं यहां 4 पॉइंट्स। पहले लिखिएगा इकोनॉमी, फिर लिखिएगा पॉलिटी, फिर लिखिएगा सोसाइटी, और फिर लिखिएगा रिलीजन। पूरी हिस्ट्री हम लोग यही 4 चीजें जानते निकलेंगे, पूरी हिस्ट्री एंशिएंट। किसी भी चीज के बारे में जानना है, उस वक्त का इकोनॉमी क्या था, उस वक्त का पॉलिटी कैसा था, उस वक्त का सोसाइटी कैसा था, उस वक्त का रिलीजन कैसा था। आज भी अगर आप कोई चीज जानना चाहते हो, भारत की स्टेटस देखनी है, तो आप देखोगे व्हाट इज द पॉलिटी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द सोसाइटी, व्हाट इज द रिलीजन। एक ब्रॉड ब्रॉड चीजें हैं जिससे हमें काफी कुछ पता चल जाएगा इंडिया के बारे में। ऐसे ही आप यहां पर लिखिएगा लेटर वैदिक के नीचे इसी का इकोनॉमी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास में, इस चार्ट को हम लोग कॉपी कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है ना। इस चार्ट को हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी यहां पर इस चार्ट की स्पेस छोड़ते चलिएगा, आप लोग भी इस चार्ट के लिए स्पेस छोड़ते चलिएगा। और जैसे जैसे हम लोग जैसे इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो एक जो हम लोग क्रक्स निकालेंगे, एक वर्ड यहां एक वर्ड यहां। ऐसा क्वेश्चन मेंस के अंदर भी आया था 2024 में। 2024 में सिंपल क्वेश्चन ऐसी मेंस में आया था कि व्हाट वाज द चेंज इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड इन द लेटर एंड इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो क्या चेंजेस हुए थे, तो आपको समझना पड़ेगा क्या इकोनॉमी थी यहां पर, क्या सोसाइटी थी यहां पर, और फिर यहां क्या इकोनॉमी है, यहां क्या सोसाइटी है। एक एक वर्ड, वन वर्ड एंड योर जर्नी इज फिनिश। मतलब बढ़िया तरीके से आपको चैप्टर छप जाएगा। आर एस शर्मा एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 पेजेस 2 चैप्टर्स में दिया है, मतलब ये टॉपिक 2 चैप्टर्स में है। आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी, राइट। और आप देखोगे कि इन द क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटीज यू विल फाइंड कि और उसमें भी एक चैप्टर में दिया है, लेकिन बहुत ही कम दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एनसीईआरटी तो करिए, थोड़ा एडवांस और भी कर लेंगे, है ना। मेरा थोड़ा मन नहीं मान रहा है, थोड़ा आपको वो बता देंगे आपको। चलिए, तो इकोनॉमी की बात यहां पर करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। प्लीज गिव द हेडिंग इकोनॉमी, हेडिंग डाल दीजिए इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे, चलिए आप लोग भले ही मेरे को देख लीजिएगा पहले मैं क्या बना रहा हूं। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी हम दोनों एक साथ देखेंगे। ओल्ड ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा में एक चैप्टर है ऋग्वेदिक पीरियड, एक चैप्टर है लेटर वैदिक पीरियड। एक बार इकोनॉमी की बात हुई है ऋग्वेदिक पीरियड में, एक बार हुई है लेटर वैदिक पीरियड में। मैं आपको दोनों एक साथ बता रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। देखिएगा, प्लीज राइट। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अर्ली वैदिक पीरियड, या इसी को मैं लिखूंगा ऋग्वेदिक पीरियड। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम लोग लेटर वैदिक पीरियड, एलवीपी।
आइए, टाइम पीरियड इज क्लियर, टाइम पीरियड भी क्लियर है। 1500 से लेकर, यहां लिख लीजिए, 1500 से लेकर 1000 बीसी और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। ठीक है, आइए, लेट अस सी व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड। पहला पॉइंट, फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि जो ऋग्वेदिक आर्यन जो भारत पहुंचे, ये कैसे थे? पैस्टोरल नेचर के थे, पैस्टोरलिज्म करते थे। पैस्टोरलिज्म कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? पैस्टोरलिज्म, जानवर चराई कर रहे हैं। तो जो लोग बसे आगे भारत के अंदर जो पैस्टोरलिज्म कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी कैसे होगी? पैस्टोरल इकोनॉमी होगी, क्योंकि पैस्टोरलिज्म पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। एग्रीकल्चर इतना नहीं मतलब डोमिनेंट है। बट हाउ कैन वी से दैट? हाउ कैन वी से कि भाई ये लोग जो है पैस्टोरलिज्म पे जोर देते थे? बिकॉज ऋग्वेद टॉक्स अबाउट टू इंपॉर्टेंट एनिमल्स, काउ एंड हॉर्स। बात समझ में आ गई? काउ एंड हॉर्स का यहां पर डोमिनेंसी है, ठीक है ना? तो व्हाट इज द इकोनॉमी? इकोनॉमी कैसी है सर? इकोनॉमी इज पैस्टोरल। ये तो मैं देख ही लिया था, आर्यन जब आए थे पैस्टोरल थे। बट व्हाट इज द प्रूफ? कैसे बोल सकते हैं द इकोनॉमी इज पैस्टोरल? फर्स्ट पॉइंट, what is the evidence that we can say economy is pastoral? First point, Rigved talks about two animals. दो जानवरों की बात ज्यादा करी गई है। कौन कौन से दो एनिमल्स हैं? काउ एंड हॉर्स। ऋग्वेद में दो जानवरों के बारे में ज्यादा बातें हुई हैं, काउ और हॉर्स। काउ के लिए वर्ड यूज हो रहा है गैवेस्टी, सर्च फॉर काउज, बैटल फॉर काउज, वॉर फॉर काउज। लोग काउ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज काउ इज प्रोवाइडिंग देम लाइवलीहुड। काउ उनको लाइवलीहुड दे रही है, मिल्क, प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड। व्हाई हॉर्स? आप देखोगे जितने भी भगवान के नाम हैं वो हॉर्स पे हैं, अश्विन, मारुत, पुरंदर। आप समझ रहे हो बात को? कि अगर मैं बोलता हूं ऋग्वेदिक पीरियड की इकोनॉमी इज पैस्टोरल इकोनॉमी, कैसे बोल सकते हैं? अरे जानवर का प्रेजेंस, काऊ का प्रेजेंस, हॉर्स का प्रेजेंस, दिस प्रूव्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स इन दिस पीरियड। और अगर एनिमल्स की इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब इकोनॉमी इज पैस्टोरल। जानवर चराई हो रही होगी, जानवरों की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। काऊ, काऊ के लिए वर्ड यूज हो रहा है गैवेस्टी। काऊ के लिए वर्ड यूज हो रहा है गैवेस्टी, मीनिंग सर्च फॉर काउस, सर्च फॉर काउस। आदमी उसी चीज की लड़ता है जिसकी उसको वैल्यू होती है। आज की डेट में लोग अगर लड़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, मतलब आजकल देखो आप, आजकल वॉर भी कैसी हो रही है, वाटर की लड़ाई हो रही है, वॉर कैसी हो रही है, अलग अलग, मतलब जिस चीज की वैल्यू है उसी की लड़ाई लड़ते हो आप। उस वक्त द इंपॉर्टेंस वॉज फॉर काउस, इट इज गैवेस्टी, पीपल आर फाइटिंग फॉर काउस। व्हाई? काउ इज प्रोवाइडिंग देम लाइवलीहुड, जिंदा रहने के लिए यहां पर आप लाइवलीहुड मिल रहा है। हॉर्स, गॉड के जो नाम हैं वो हॉर्स के ऊपर है। इफ यू फाइंड मारुत, अश्विन, पुरंदर, समझ रहे हो बात को? फर्स्ट एविडेंस इज क्लियर। हम कैसे बोल सकते हैं इकोनॉमी इज पैस्टोरल? दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड, नाउ इफ यू सी कि इस ऋग्वेदिक पीरियड में लोग जो हैं, ऋग्वेद जो है वो बात करती है सीरियल्स की, यावा, जौ, जौ। ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट, ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट सीरियल्स, जैसे कि जावा, जिसको सॉरी यावा, जौ जिसको बोलते हैं, जौ। मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बमफाट नहीं हो रहा है, ज्यादातर फोकस किस पे है? एनिमल्स के ऊपर है। एग्रीकल्चर इज नॉट दैट मच। ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट सीरियल्स, यावा। सो एग्रीकल्चर इज नोन, जौ की खेती हो रही है, एग्रीकल्चर इज नोन बट नॉट डोमिनेंट। प्लीज राइट, प्लीज राइट, एग्रीकल्चर इज नोन,
एग्रीकल्चर लोग जान रहे हैं बट नॉट डोमिनेंट। डोमिनेंट प्रैक्टिस नहीं है एग्रीकल्चर। लोग वीट उगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट डोमिनेंट। डोमिनेंट प्रैक्टिस क्या रिफ्लेक्ट हो रही है? इसका मतलब डोमिनेंट प्रैक्टिस इज एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म। सेकंड एविडेंस, हाउ कैन वी से द इकोनॉमी इज पैस्टोरलिज्म? पैस्टोरल इकोनॉमी है। जब मैं बोलता हूं ना इकोनॉमी इज पैस्टोरल, इसका मतलब इकोनॉमी जो मेजरली चल रही है वो पैस्टोरलिज्म से चल रही है। सेकंड पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, यहां पर जगह नहीं है, यार लिखिएगा। इकोनॉमी कंप्लीट कर रहे हैं इसी को, इकोनॉमी चलिए देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड या फिर इसी को बोलते थे अर्ली वैदिक पीरियड, और ये हमने देखा, हम इसी का इकोनॉमी का ही पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अब मैंने क्या बताया कि भाई एग्रीकल्चर लोग जानते हैं, एग्री इज नोन बट डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट नहीं है, इसका मतलब सोसाइटी में, इसका मतलब सोसाइटी में सरप्लस भी नहीं होगा, सरप्लस प्रोडक्शन भी नहीं होगा। सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सोसाइटी में कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, जो भी लेना देना हो रहा है वो बार्टर के थ्रू हो रहा है। अगर बार्टर के थ्रू हो रहा है इसका मतलब कोई नो करेंसी सिस्टम, नो करेंसी। लॉजिक इज क्लियर? रटना नहीं है, आपको लॉजिक समझनी है। अगर एग्रीकल्चर लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर इज नोन बट इट इज नॉट डोमिनेंट, तो इसका मतलब सोसाइटी में सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा। सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा, राइट? ट्रेड नहीं हो रहा है, या जो भी ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मतलब बड़े पैमाने पे ट्रेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब करेंसी भी नहीं है। तो करेंसी नहीं है तो लेन देन कैसे होगा? बार्टर के थ्रू। करेंसी नहीं है, बार्टर हो रहा है। पॉइंट इज गेटिंग क्लियर? ऋग्वैदिक पीरियड में इकोनॉमी इज पैस्टोरल। व्हाट इज द एविडेंस? मैं कह रहा हूं इसलिए मान रहे हो? नहीं, ऋग्वेद में लिख बताया, ऋग्वेद से पता चलता है कि ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट टू एनिमल्स, डोमिनेशन ऑफ टू एनिमल्स, काउस एंड हॉर्सेस। काउ के लिए वर्ड यूज हो रहा है गैवस्टी, सर्च फॉर काउस, लोग गाय के लिए लड़ रहे हैं। हॉर्स, हॉर्स के नाम के ऊपर भगवान के नाम रखे गए हैं, अश्विन, मारुत, पुरंदर। फर्स्ट एविडेंस, कैसे कह सकते हैं इकोनॉमी इज पैस्टोरल? सेकंड, ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट सीरियल्स, जावा, यो जावा की खेती, यो की खेती हुई, बट एग्रीकल्चर लोग जान रहे हैं इसका मतलब, बट इट इज नॉट डोमिनेंट। ज्यादातर लोग वही प्रैक्टिस करके मतलब अपना जीवन कहो तो उसी से फ्लरिश कर रहे होंगे, नहीं, उतना एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं लोग। समझ में आ गया? अब देखिए क्या हुआ, कहानी में क्या ट्विस्ट आए। 1000 BC आयरन की डिस्कवरी हो गई। आयरन की डिस्कवरी के बाद, अब ये जो मैंने बताया था आपको, यूपी बिहार का जो एरिया था फुल डेंस जंगल था, और उस डेंस जंगल को काटने के लिए चाहिए था आयरन, और इस आयरन से लोगों ने बनाया प्लाऊ, आयरन का प्लाऊ, एक्स, आयरन का एक्स, और इन दोनों से ये जो यूपी बिहार के जंगल थे, इन जंगल्स को कट डाउन किया गया, और कट डाउन किया गया तो लोग अब शिफ्ट हो गए टू द बेल्ट ऑफ यूपी बिहार, मैंने आपको जो बताया था। अब लोग जो है वो कब हुआ? 1000 BC के बाद, 1000 BC ऑनवर्ड्स लोग यहां शिफ्ट हो जाएंगे। पॉइंट इज क्लियर? अब जब लोग शिफ्ट हुए, भाई, तो प्लीज लेट अस डू द रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिस। अब इकोनॉमी कैसी है? नाउ व्हाट इज द सीन ऑफ द इकोनॉमी? इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल। ओए होए होए, एग्रीकल्चरल इज द इकोनॉमी नाउ। अभी तक इकोनॉमी कैसी थी?
pastoral. Now the economy is agricultural. Sir, what is the evidence? कैसे कह सकते हैं कि economy is now agricultural? First point. How will you say that? कैसे बोलोगे? Because Rigved now talks about plow rituals. ओ भाई साहब, ऋग्वेद टॉक्स अबाउट प्लाउ रिचुअल्स की बात हो रही है कि भैया प्लाउ को लेकर रिचुअल्स हो रहे हैं. यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लोहा, आयरन की वैल्यू हिंदुइज्म में कितनी होती है? आई थिंक वो पूजा होती है ना, विश्वकर्मा पूजा, लोहे की पूजा हो रही. समझ रहे हो? नाउ द लाइवलीहुड हैज चेंज्ड. लाइवलीहुड वाज काउ, पैस्टोरलिज्म, हॉर्सेस. लोगों को पैस्टोरलिज्म के थ्रू पैसा आमदनी हो रही थी, मतलब लोग अपना जीवन बता पा रहे थे. इट वॉज द डोमिनेंट फोर्स ऑफ द इकोनॉमी. बट नाउ जब 1000 BC में आयरन की खोज हो गई तो प्लाऊ बन गया, और खेतों को, जंगलों को काटना आसान था और खेतों की प्लाइंग करना आसान था, और इसलिए लोगों ने प्लाइंग करके एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया. नाउ ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट प्लाऊ रिचुअल्स. लोहे की पूजा हो रही है. लोहा इज प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमी. ठीक है ना? बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? तो ये जो जंगल काटे गए ना, आप देखो कि देयर इज अ ब्राह्मण, मतलब जो वेद होती थी ना, वेदों के साथ यहां पर ब्राह्मणास अटैच होते थे. और ब्राह्मणास, तो आप देखोगे एक ब्राह्मणा है शतपथ ब्राह्मणा. शतपथ ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मणा टॉक्स ऑफ क्लियरिंग द फॉरेस्ट बाय फायर. वो ब्राह्मणा बताती है कि शायद जंगलों को फायर से काटा गया होगा, बट इट इज नॉट सो, है ना? मतलब इट इज लाइक, बट इट माइट हैव बीन क्लियर्ड बाय आयरन ओनली. आयरन से ही क्लियर किया गया हो. ठीक है? तो यहां पर लिख लीजिए, ऑल्दो शतपथ ब्राह्मण किसी आदमी का नाम नहीं है भाई. ये ब्राह्मणास होती है ना, वेदों के साथ ब्राह्मण अटैच हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ऑल्दो शतपथ ब्राह्मणा टॉक्स ऑफ क्लियरिंग द फॉरेस्ट, क्लियरिंग द forest by fire, but it might have been done by iron. आयरन से किया गया होगा, क्योंकि आयरन की खोज हो गई है, और इस आयरन की खोज से अब ऋग्वेद के अंदर ही प्लाऊ के रिचुअल्स की बातें भी हो रही हैं. फर्स्ट एविडेंस. ठीक है? सेकेंड एविडेंस, बी पॉइंट. बलराम, who is the brother of Krishna, he is holding the plow in his hand. Balram, who is the brother of Krishna, is holding the plow in his hand. और उस वक्त प्लाऊ हाथ में होना, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. क्यों? क्योंकि आप अगर प्लाऊ लिए, इसका मतलब अनाज उगा रहे हैं, और जितना आदमी, जिसके पास जितना फील्ड, प्लाउड फील्ड है, वो उतना पावरफुल माना जाता था. अब पावरफुल होने की डेफिनेशन चेंज हो गई. पहले आदमी किसके लड़ रहा है? काउस के लिए. ज्यादा काउ जिसके पास है वो उतना वेल्दी. अर्लियर मैन इज फाइटिंग फॉर, पीपल आर फाइटिंग फॉर काउस. जिसके पास ज्यादा काउ वो उतना वेल्दी हो गया. नाउ लाइवलीहुड इज गिवन बाय एग्रीकल्चर. जिसके पास जितना खेत, प्लाऊ अगर आप पकड़े हैं, इसका मतलब यू आर पावरफुल. आप प्लाइंग करेंगे, खेती होगी, फसल उगेगी, आप पावरफुल हो जाएंगे. बलराम, ब्रदर ऑफ कृष्ण, he is holding plow, he is holding plow, and he is called as Haldhar. Wielder of plow. ठीक है ना? So Balram is wielder of plow, and holding plow is a matter of prestige. होल्डिंग प्लाउ, मैटर ऑफ प्रेस्टीज. आप समझ रहे हो? मैटर ऑफ प्रेस्टीज क्या हो गया है? इज्जत वाली बात क्या हो गई है? प्लाऊ अगर आपके हाथ में है, इसका मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. इकोनॉमी अब एग्रीकल्चर बेस्ड होगी. ये बात का रेफरेंस यहां मिलता है. पॉइंट इज क्लियर? सेकेंड पॉइंट. थर्ड, सेम चीज यहां पर भी अब लिखने की जरूरत नहीं है. 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी हुई, ये हुआ, वो हुआ. नाउ यू विल फाइंड लेटर वैदिक पीरियड में, नाउ द
Vedas are talking about, please see, third point. Now, early Vedic period में बातें हो रही थी किसकी? यावा की. जाओ लेटर वैदिक पीरियड में जो बातें हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं? इट इज अबाउट नाउ वीट. अब ये डोमिनेंट क्रॉप है वीट, बार्ले. इसका जिक्र हमें अर्लियर ऋग्वेद में नहीं मिला. वीट बार्ले नहीं मिला इन द सेंस कि हमें ऐसा अब जो मिल रहा है लेटर वैदिक पीरियड में, वीट बार्ले नाउ दे आर डोमिनेंट क्रॉप्स. पहले भी होगा बट नाउ दे आर डोमिनेंट क्रॉप्स. इसका मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज्ड. पहले होया, अगर पहले भी होता तो जाहिर सी बात है. सो दे आर नाउ वीट, बार्ले, राइस, दे आर नाउ प्रोमिनेंट क्रॉप्स. अब ये प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं इस वक्त इस पीरियड में. ये शो कर रहा है कि लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ. क्या सोसाइटी में अभी भी सरप्लस प्रोडक्शन है? नहीं है. अभी भी ध्यान रखना कि देयर इज स्टिल नो सरप्लस प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर अभी भी हो रहा है, बट स्टिल नो सरप्लस प्रोडक्शन. कोई सरप्लस प्रोडक्शन अभी भी नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा. और अगर कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, इसका मतलब सीधी बात है कि अगेन ट्रेड की बात करेंगे तो उतना जबरदस्त नहीं होगा. एंड अगेन बार्टर सिस्टम, ये सब चीजें चल रही है. पॉइंट इज क्लियर. अभी भी सोसाइटी में सरप्लस नहीं है. ठीक है, क्लियर है. और जो ट्रेड हो भी रहा है वो कैसे हो रहा है? खेतरी माइंस. खेतरी माइन से क्या लिया जा रहा है? कॉपर. यही थोड़ा मोड़ा जो ट्रेड है वो हो रहा है बस. पॉइंट इज क्लियर. इसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में यू विल फाइंड पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमी में और क्या क्या कर रहे हैं. अब लोग यहां पर लेदर, पॉटरी, ये सब भी काम कर रहे हैं. तो ये सब अदर एक्टिविटीज भी लोग करने लग गए हैं, एटसेट्रा. ये सारे काम भी हो रहे हैं. तो यहां के लिए लेटर वैदिक पीरियड, व्हाट इज द इकोनॉमी? एग्रीकल्चरल. व्हाट इज द प्रूफ कि नाउ ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट प्लाउ रिचुअल्स. व्हाट इज द प्रूफ? बलराम, he is who is the brother of Krishna, he is holding plow, he is called as हलधर. हल को पकड़ना है, हलधर. ठीक है ना. एंड होल्डिंग द हल इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज. ठीक है ना, रटना नहीं है, समझना है. एंड थर्ड, अर्ली वैदिक पीरियड, वी आर टॉकिंग अबाउट यावा, जौ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हीट, बार्ले, राइस. इसका मतलब एग्रीकल्चर इज द डोमिनेंट थिंग. दिस वाज इकोनॉमी ऑफ बोथ द पीरियड्स. हमने दो चैप्टर को यहां पर एक साथ कलेक्ट, एक साथ जो है यहां पर पढ़ा है. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? नाउ प्लीज गिव द हेडिंग पॉलिटी. प्लीज गिव द हेडिंग पॉलिटी. चलिए बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है अगेन. ऋग्वेदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड, फिर लिखिएगा लेटर वैदिक पीरियड. आइए, ऋग्वेदिक पीरियड टाइमलाइन सबको पता है आपको, 1500 से लेकर 1000 बीसी. और लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी. देख रहे हो आयरन की वजह से क्या बदलाव आ गए. पूरा आदमी का डेफिनेशन ही चेंज हो गया कि हु इज पावरफुल. जिसके पास ज्यादा अनाज, ज्यादा प्लाउइंग फील्ड, वो ज्यादा पावरफुल हो गया. वहीं से आज भी देखिए जमीनों के लिए इश्यूज बने रहते हैं. आज भी जमीन खरीदना लोग प्रेस्टीज की बात समझते हैं. समझ रहे हो? फर्स्ट पॉइंट. नाउ पॉलिटी कैसी है? पॉलिटी जना. पॉलिटी इज जना. कैसे बना? हाउ यू फॉर्म? जना कैसे फॉर्म हुई जरा देखिएगा. सबसे लोएस्ट यूनिट वॉज कुला, दैट इज फैमिली. फैमिली, कई सारे कुलों को मिलाओगे तो इट विल बिकम विसु. ठीक है. एंड कई सारे विसु मिलेंगे तो यहां बनेगा जना. ठीक है, ये बात यहां पर समझिएगा. जस्ट अ मिनट.
ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, एक बीच में और रह गया है। तो कुला होता था, कई सारी फैमिली है। अब सोचिए, इमेजिन करिए, ऋग्वेदिक पीरियड को इमेजिन करिए, आर्यंस आए हुए हैं अभी कंट्री के अंदर, हम अभी ऋग्वेदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। अब जब आर्यंस आए हुए हैं तब उस वक्त कैसी पॉलिटी रही होगी? मैं कह रहा हूं जना। जना का मतलब क्या हुआ भाई? कुला, लोग जो है, कुल फैमिली है, कई सारे कुल मिलाएंगे तो एक ग्राम बनेगा, ग्राम, कई सारे ग्राम बनाएंगे तो एक विस बनेगा, कई सारे विस बनाएंगे तो एक जना बनेगा, जना। एंड जना इज व्हाट? जना इज व्हाट? ट्राइब, ट्राइब्स। विसु, क्लैन, ग्राम, विलेज। दिस इज द सीन। तो व्हाट इज द पॉलिटी? पॉलिटी ये है पॉलिटी। यानी कि जब आर्यंस आए तो आप देखिए ये ट्राइब्स हैं। अब ये ट्राइब्स हम मूव होंगी, चल रही हैं, कहीं चले गए, कहीं पहुंच गए, जाहिर सी बात है। तो अभी कहीं सेटल्ड तो है ढंग से, है ना, पैस्टोरलिज्म इनका फीचर है। तो पॉलिटी, राजा क्या होगा? राजा एक ऐसा आदमी होगा जो चलते फिरते अपनी जो भी लोग होंगे, प्रजा साथ चलती होगी राजा की, जहां राजा की जिम्मेदारी होती थी कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो व्हाट इज द पॉलिटी? लोग कैसे रह रहे हैं? जना में रह रहे हैं, ट्राइब्स में रह रहे हैं लोग, है ना, एक कबीले में रह रहे हैं, चाचा, बुआ, फूफा, भतीजे सब एक साथ रह रहे हैं, फैमिली के लोग हैं सारे, कई सारे फैमिली मिलके, ग्राम, विलेज, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉलिटी? पॉलिटी इज जना, पॉलिटी इज जना, इसको नोट करिएगा। अब पॉलिटी इज जना, हाउ कैन यू से दैट? सर कैसे बोल सकते हो आप? एविडेंस। व्हाट इज द एविडेंस? पॉलिटी इज जना। आपको ट्राइब्स देखने को मिलेंगी, जैसे यू विल फाइंड कुरु, यू विल फाइंड पुरु, दे आर ट्राइब्स। प्लीज राइट, यू विल फाइंड कुरु, सो यू विल फाइंड कुरु ट्राइब रह रही है। पॉलिटी इज जना, लोग ट्राइब्स में रह रहे हैं। देयर वाज अ ट्राइब कॉल्ड एज कुरु, देयर वाज अ ट्राइब कॉल्ड एज पुरु, तो लोग ट्राइब्स में रहते हैं। सेकंड, अब लोग अगर ट्राइब्स के हैं, लोग एक ही फैमिली के हैं, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा? प्लीज सी, ट्राइबल असेंबलीज, ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी। यहां पर इसको लिखिए आप, हाँ, ट्राइबल असेंबलीज, जैसे कि सभा, समिति, विदत, गण, इमेजिन करना है, रटना नहीं है, समझना है। पॉलिटी इज जना, लोग कैसे रह रहे हैं? ट्राइब्स में। आर्यंस आए, कैसे रह रहे हैं? ट्राइब्स में रह रहे हैं। मैंने कहा था कई सारे वेव्स में आएंगे, तो एक ट्राइब में रह रहे हैं, उनका एक सरदार होगा, कबीले का सरदार होगा, ठीक बात है। तो पीपल आर लिविंग इन ट्राइब। एग्जाम्पल, कुरु ट्राइब, एग्जाम्पल इज कुरु ट्राइब। ट्राइबल असेंबलीज, इनकी जो पॉलिटी है, इनमें असेंबलीज होती थी, जैसे आज हमारा पार्लियामेंट है, तो इनका क्या होता था? सभा, सभा इज एल्डर पीपल, इसमें रहते थे एल्डर पीपल, पार्ट ऑफ दिस होते थे। समिति, समिति जैसे डिसीजन मेकिंग बॉडी, आज आपका लोकसभा है, समिति चल रही है उस वक्त, है ना, जिसका आप हेड देखोगे कौन होता था? हेड इज द किंग, किंग इज कॉल्ड एज ईशान, ईश्वर जैसा। किंग को, राजा को ईश्वर से यहां पर क्या किया गया? इक्वेट करके देखिए, किंग इज ईशान, ईश्वर जैसा, ठीक है। विदत, सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज, डाइवोर्स के मामले, लड़की को छेड़ दिया, आंख मार दी, कुछ कर दिया, वॉट, विदत, सोशल इश्यूज सॉल्व होते थे, सोशल इश्यूज आर सॉल्विंग। आपने किसी को छेड़ दिया, डाइवोर्स का मामला है, जो आजकल आप देख रहे हो, पत्नी ने पति को ड्रम में काट के डाल दिया, ये तो खैर अलग ही क्राइम हो गया, बट सोशल इश्यूज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे पीछा कर रहे थे। एंड गढ़, इट इज अ वेरी नॉर्मल लाइक जनरल असेंबली, ठीक है ना, इट इज अ जनरल असेंबली। बात क्लियर हो रहा है? बेसिक समझना है, बेसिक। थर्ड पॉइंट और समझिएगा, प्लीज सी, तो यहां लिख दिए मैंने,
तीसरा मैं इसमें लिख देता हूं, प्लीज सी पॉलिटी। फिर वही चीज, आप लोग चाहो तो एक ही जगह बनाते रहना, क्योंकि मुझे तो स्पेस कम है, तो मैं अलग अलग साइड से बना रहा हूं, आप लोग एक ही स्लाइड से बना लीजिएगा। बेटा 2 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हो, समझ लो आप। ऋग्वेदिक पीरियड, इसी को बोलते थे अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। चलिए देखिए, थर्ड पॉइंट, अब कबीले का सरदार है, तो हमने देखा कबीले के सरदार के साथ उसके साथ कौन कौन होता था? पुरोहित। अब अगर किंग है, वही किंग ट्राइबल चीफ भी होगा, उसी ट्राइब का चीफ कौन होगा? उसी ट्राइब का चीफ कौन होगा? किंग होगा। देयर इज वन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स और उसका नाम है, मैं भूल रहा हूं, आई थिंक वलहाला करके कुछ नाम है उसका। बड़ा अच्छा सीरीज है, आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, कैसे कहां से हिस्ट्री शुरू हुई थी, कैसे लोग जो है एक दूसरे को, मतलब उसमें दिखाया गया है एक आइलैंड पे लोग रहते थे, बहुत पहले की बात है, आइलैंड पे लोग रह रहे हैं, अब उनके यहाँ मतलब टूटे फूटे जो है, फॉर एग्जाम्पल हड्डी में लोग जो है, अब कुछ ऐसा हड्डी है, शेप है उसका, तो उसमें उसको यूज कर रहे हैं सामान रखने के लिए, खाने पीने के लिए, कुछ भी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन किसी और आइलैंड पर रेड करने गए तो वहां पर उनको देखा कि सोसाइटी थोड़ी एडवांस थी, वहां पर लोगों के बर्तन वर्तन थोड़े थे, वहां पर देखा उन्होंने कि और मेटल्स की जानकारी रखते थे वो लोग, है ना, उन्होंने अलग टाइप के बर्तन बना रखे थे, उनके चम्मच भी अच्छे अलग टाइप के होते थे। बड़ा अच्छा है, आप देखिएगा उसको, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वलहाला करके मुझे याद आ रहा है, बट अगर आई विल लेट यू नो द नेम, मैं नाम बताऊंगा आपको, और आपको अगर इतने से हिंट हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो किंग राजा जो होता था, अब आर्यंस जो आके रहे, अब ये क्या है, ट्राइब्स में रहते हैं, कुरु ट्राइब रह रही है, अब वो ट्राइब के लोग होंगे, प्रजा होगी उसकी, तो ये किंग है, चलता फिरता राजा चल रहा है, तो ये ट्राइब का चीफ भी है, ट्राइबल चीफ भी है, और ये किंग भी है, ट्राइबल चीफ भी है और किंग भी है। किंग के साथ कौन होता था? पुरोहित। पुरोहित और कौन है? सेनानी। अरे भाई साहब, सेनानी मतलब कमांडर, भाई कमांडर भी था, लेकिन बड़ी बात यह है सर कि कमांडर है, गुड, अच्छी बात है, कमांडर है, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ये बात समझ नहीं आई कि आर्मी नहीं दिखी हमको। ऋग्वेद टॉक्स अबाउट सेनानी, ऋग्वेद टॉक्स अबाउट द कमांडर, बट नॉट द आर्मी। इसका मतलब जब कभी युद्ध होगा दूसरे ट्राइब के साथ, तो आर्मी उसी वक्त तैयार करी जाती थी। सो पीपल वेर द वंस हु यूज्ड टू फाइट फॉर द ट्राइब। बात समझ में आ रही है? इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं चल रहा था अभी तक। वहीं राजा है, उसके हाथ पुरोहित है, सेनानी है। नो स्टैंडिंग आर्मी। पॉइंट नंबर 4, कोई स्टैंडिंग आर्मी समझ में नहीं आई हमको अभी तक, जरूरत ही नहीं रही होगी, इतने युद्ध ही नहीं होंगे, इतनी जरूरत ही नहीं होंगी अभी तक, युद्ध लड़ाई नहीं हो रही होगी, क्या क्यों लड़ाई होगी? आदमी हम अपना रह रहे हैं, आप अपना रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है? नो स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। और अगर स्टैंडिंग आर्मी नहीं है तो स्टैंडिंग आर्मी को खर्चा पानी, रुपया पैसा, सैलरी देने की जरूरत ही नहीं है, राइट? और तुम दे भी नहीं सकते, क्योंकि राजा के पास आमदनी का जरिया क्या है ही नहीं। द राजा डज नॉट हैव द वे टू इनकम, सो इसका मतलब देयर वाज नो टैक्सेशन। और अगर टैक्सेशन नहीं है तो इसका मतलब राजा के पास पैसा नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो वो स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं रख सकता, और अभी तो खैर जरूरत भी नहीं है, लेकिन जरूरत होती तो भी नहीं रख सकता था, बिकॉज पैसा ही नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन नहीं लगता लोगों से। देन व्हाट, अगर टैक्सेशन नहीं है तो राजा कुछ तो कमाएगा। प्रोविजन ऑफ बली, वॉलंटरी ऑपरेशंस, प्रोविजन ऑफ बली, दैट इज वॉलंटरी ऑफरिंग्स। ओफो, क्या बोल दिया सर आपने। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सारे पॉइंट कनेक्टेड हैं, सारे पॉइंट कनेक्टेड हैं दोस्त। क्वालिटी इज जना, हाउ कैन वी से? बिकॉज जब आर्यंस आए तो वो ट्राइब्स में रह रहे थे। एग्जाम्पल, कुरु इज अ ट्राइब। ये जो ट्राइब्स थी, ये ट्राइब्स, इनकी असेंबली होंगी, कैसे चलेगा इनका सिस्टम? असेंबली लाइक सभा, एल्डर पीपल, बड़े बुजुर्ग, गंदी बात नहीं करोगे, पिटाई हो जाएगी, ऐसी बातें नहीं करते। देन समिति, हेड इज किंग, किंग इज कॉल्ड ईशान, ईश्वर जैसा।
विदत सोशल इश्यूज, गण जनरल असेंबली। बात समझ में आ रही है? देन किंग ट्राइबल चीफ, यही होता, किंग या ट्राइबल चीफ एक ही बात है। जो राजा था वही ट्राइब का मुखिया होगा, कबीले का सरदार होगा, उसके साथ पुरोहित होता था, सेनानी होता था, लेकिन कभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं देखी, कमांडर है। इट्स लाइक दिस दैट यू हैव द डिफेंस मिनिस्टर इन द कंट्री बट नो आर्मी। व्हाई नो आर्मी? बिकॉज पैसा ही नहीं है देने को आर्मी को, नो टैक्सेशन, और जरूरत भी नहीं है, ना लोग लड़ रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ट्राइब के लोग हैं। अरे जब ट्राइब के लोग हैं, एक है फैमिली के लोग हैं, फूफा मामा बुआ भतीजे सब एक साथ रहेंगे, तो कोई किसको छेड़ेगा ही नहीं, कोई किसी के खिलाफ क्राइम करेगा ही नहीं। पहले दो अलग अलग फैमिली भी बहुत फैमिली होती थी, वो भी एक टाइम था, वो पड़ोसी पड़ोसी फैमिली हो जाते थे, ऐसी बातें करते थे कि यार एक काम करते हैं, दीवार तोड़ के है ना गेट बना लेते हैं यहीं पर, ऐसी सी बातें होती थी। आज आप देख लो, मुंह नहीं देखना चाहते हैं पड़ोसियों का लोग। तो व्हेन देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी, नो टैक्सेशन, किंग कमाएगा कैसे? कैसे किंग की आमदनी होगी? प्रोविजन ऑफ बली, वॉलंटरी ऑफरिंग्स। लोग वॉलंटरी ऑफरिंग्स, वॉलंटरी गिफ्ट्स यहां पर दे सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर? चलिए चलिए भाई, 1000 BC आयरन की डिस्कवरी हुई और पूरा खेल पलट गया। नाउ, अरे मैंने यहीं पर लिख दिया क्या? यस, 1000 BC आयरन की डिस्कवरी हो रही है। और आयरन की डिस्कवरी से क्या हुआ था? आयरन की डिस्कवरी से प्लाऊ और एक्स बने थे। उस प्लाऊ और एक्स से जंगल काटे गए यूपी बिहार के, और जब लोग माइग्रेट हुए तो वहां पर खेती करने लगे। जो लोग ज्यादा खेती वाले हो गए, ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड्स, वो ज्यादा वेल्दी हो गए। जो कम एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, जिसके पास कम खेत थे, वो कम वेल्दी हुए। तो जाहिर सी बात है, अब ज्यादा वेल्दी वाले लोग कम वेल्दी वाले लोगों को दबाएंगे। अभी तक सोसाइटी में इक्वालिटी थी, लेकिन अब सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं बची। कुछ ज्यादा अमीर हो गए, कुछ ज्यादा गरीब रह गए, कुछ ज्यादा खेती कर रहे हैं, कुछ कम खेती कर रहे हैं। सो सोसाइटी में बराबर का माहौल नहीं है, यानी कि जो पावरफुल हैं दे आर सप्रेसिंग द गरीब लोगों को। और ऐसे में जब पावरफुल गरीब को दबाएगा, यू नीड अ स्टेट, you need a government, and hence rise of state system in the later Vedic period. Polity is क्या हो गई? जना, जनपद। व्हाट इज जनपद? जनपद, जना, जहां लोग रहे, पीपल फुट, जहां लोग रहे, जनपद रह रहे हैं लोग। क्यों रह रहे हैं? समझ में आ गया ना? हाउ कैन यू से? फर्स्ट पॉइंट, कुरु जो ट्राइब थी अभी तक, वो बन गया कुरुक्षेत्र। अरे भाई साहब, सर ये तो सुना हुआ एरिया है, अरे भैया एरिया है ये तो, आप जाओगे पहाड़ों में तो रास्ते में पड़ेगा, मेरठ वेरठ के आगे जाओगे तो। कुरु बिकेम कुरुक्षेत्र, यानी कि जहां कुरु ट्राइब रह रही है, कुरुक्षेत्र, कुरु बिकेम कुरुक्षेत्र। बात समझ में आ रही है? कुरु बिकेम कुरुक्षेत्र, एक क्षेत्र हो गया उनका, एक टेरिटरी हो गया जहां कुरु के लोग रह रहे हैं, और वहां पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट, एक स्टेट फॉर्म हो गया। राइट, बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम, बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम। और इसका रीजन समझ में आ गया ना? स्टेट सिस्टम का बर्थ क्यों हुआ? सिंपल रीजन, कुछ लोग यहां पर रिच हैं, जिनके पास ज्यादा लैंड हो गई है, जो ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और कुछ यहां पर क्या है, पुअर हैं, जो कि लैंड कम है उनके पास, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी वो लोग कम कर रहे हैं। तो इनका एक्सप्लॉइटेशन होगा, ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। ये ना हो, इस चीज को देखने के लिए बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम आ गया, कुरु बिकेम कुरुक्षेत्र। आप देखोगे, यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ जनपद कमिंग अप। कुरु, विदेह, जिसका कोई देह ना हो, पुरु, दीज आर द किंगडम्स नाउ कमिंग अप। ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट, समझिएगा इस बात को। अब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है,
गरीब हैं अमीर भी हैं, इसका मतलब हो सकता हो एक दूसरे के लोगों को परेशान किया जाए। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। और अब विदत और गण से कुछ होगा नहीं। अब ये नहीं हो पाएगा कि हाँ मैंने कहा कि भैया जरूरी नहीं है, लोग एक ही फैमिली की हैं, बुआ 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 फूफा भतीजा मामा मासी सब एक साथ रह रहे हैं तो लोग एक दूसरे को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कई सारे लोग एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, राइट। इसलिए आप देखोगे ये जो सभा एंड समिति है, सभा प्लस समिति, ये खत्म करके या इसको मर्ज करके बना दिया गया परिषद। आज भी आप देखते हो ये वर्ड परिषद का यूज होता है, कॉल्ड एज परिषद। एंड विदत एंड गण, इसको खत्म कर दिया गया। विदत एंड गण ये फिनिश हो गई, इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म। बात समझ में आ गया? क्लियर है? रटना नहीं है, समझना है। बार बार बोल रहा हूं इस बात को मैं। यस, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ही है ना, थर्ड पॉइंट। सोसाइटी में अभी भी सरप्लस नहीं है, समझिएगा। सोसाइटी स्टिल हैज नो सरप्लस, यानी कि कोई भी सरप्लस नहीं है तो मतलब पैसा ही नहीं कमाएंगे, पैसा ही नहीं कमाएंगे तो अभी भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होगी। और अगर स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, इसका मतलब क्या? कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा होगा। टैक्स लेते तब तो स्टैंडिंग आर्मी को पैसा दे रहे होते, ठीक है, तो नोट किया जाए। इकोनॉमी इज स्टिल नॉट हैविंग सरप्लस। इकोनॉमी में अभी भी क्या? सरप्लस नहीं है। लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं बट इट इज नॉट सरप्लस, ठीक है। और अगर सरप्लस नहीं है तो इसका मतलब ट्रेड भी नहीं हो रहा होगा, और ट्रेड भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या? करेंसी भी नहीं होगी, राइट। इसका मतलब सीधी बात यह है, कोई टैक्स नहीं हो रहा होगा, कोई टैक्सेशन नहीं होगा, टैक्सेशन भी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, जब पैसा ही नहीं है और अब भाई जाहिर सी बात है स्टेट सिस्टम आ गया है, राजा का एक क्षेत्र है यहां पर। अब ये बताइए, ये अब कैसे पता चलेगा कि राजा राजा है? हाउ यू विल कम टू नो दैट राजा इज राजा? पॉइंट नंबर नेक्स्ट 4, रॉयल सेरेमनीज। रॉयल सेरेमनीज कैसे पता चलेगा कि राजा राजा है? अब आप जानते हो हमारा दोस्त था, वो स्टार्टिंग से निकम्मा है, स्कूल में फेल होता था। अब कल को वो राजा बनने लग जाएगा तो आप तो हंसोगे, है ये राजा पता है, ये करतूत पता है हमको। तो आपको रियलाइज कैसे होगा? उसके लिए रॉयल सेरेमनी स्टार्ट हुई, सैक्रिफाइसेस। प्लीज नोट, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूया यज्ञ। कैसे पता चलेगा? फर्स्ट पॉइंट, अश्वमेध यज्ञ काहे के लिए? व्हाट क्या हो रहा था इसमें? घोड़े को छोड़ देते थे, जहां तक घोड़ा अनइंटरप्टेड दौड़ रहा है वहां तक क्षेत्र हमारा। तो दिस वाज टू टेल द पावर ऑफ द किंग टू अदर किंग्स, राइट, टू टेल अदर किंग्स कि हम राजा हैं यहां के, टू टेल अदर किंग्स, दूसरे लोगों को बताने की, दूसरे राजाओं को बताने के लिए यह यज्ञ जो है परफॉर्म किया जाता था, टू टेल अदर किंग्स। दूसरे राजा कैसे मानेंगे कि आप यहां के राजा हो? घोड़ा आपका जहां तक अनइंटरप्टेड जा रहा है वो आपका एरिया, ठीक है। वाजपेय यज्ञ अपने फैमिली वालों को बताने के लिए, अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए। फ्रेंड तो मानेगा ही नहीं। अपने कभी दोस्त से पूछना, कभी मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो क्या होगा, पहले तो 50 गाली देगा नॉन स्टॉप कि तुम बनोगे, भारत का भविष्य खराब करना है, और 4 लोग और मजा उड़ाएंगे तुम्हारे ग्रुप के। तो योर फ्रेंड्स विल नॉट एक्सेप्ट। और फैमिली वाले तो आप तो जानते हो जेलस कितने हैं, बता दो कि यूपीएससी की तैयारी करने हैं, तुमको डिमोटिवेट करने में लग जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा तुम आईएएस बन गए हो? इन फंक्शन करोगे, तुम बुलाओगे सबको, आओ देखो कॉल लेटर आया है लवासना से, वाजपेयी यज्ञ, टेलिंग द फैमिली एंड द फ्रेंड्स दैट यस नाउ आई एम द किंग। अश्वमेध यज्ञ टेलिंग द अदर राजा ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द स्टेट्स जनपद दैट आई एम द किंग।
एंड देन राजसूय यज्ञ, गॉडली पावर्स इन द किंग, गॉडली पावर्स, राजा के अंदर गॉडली पावर्स है। ये सब शो करने के लिए रॉयल सेरेमनीज हुई, तब लगेगा कि राजा जो है वो राजा है। और यहीं पर आप देखोगे एक बात, इसको आप एक काम कर सकते हैं कि इसको हटा सकते हैं फिलहाल, क्यों थोड़ा चेंज यहां पर होगा। और वो चेंज क्या है दोस्तों, नोट करेगा, पॉइंट नंबर 5, बिगिनिंग ऑफ टैक्सेशन, ऐसे लिख लीजिए, बिगिनिंग ऑफ टैक्सेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टैक्सेशन मतलब फुल फ्लेज पे आ गया था, बिगिनिंग, शुरुआत हो रही है। इन काइंड, अनाज ले गए, 5 किलो धान आपके लिए लेके आए मालिक, टैक्स, बिगिनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन काइंड। बात समझ में आ रही है? पॉइंट इज क्लियर? प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग सोसाइटी, गिव द नेक्स्ट हेडिंग सोसाइटी। होपफुली आपको मजा भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। रटना नहीं है भाई, समझते चलो, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ऐसी निकल जाएगा। लॉजिक हर भी इस चीज के पीछे मिलेगा। सोसाइटी, सेम चीज, ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड एंड देन लेटर वैदिक पीरियड। टाइम पीरियड पता ही है आपको, 1500 से 1000 एंड देन 1000 से 600 BC। फर्स्ट पॉइंट, सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी, पीपल आर लिविंग इन क्लैंस, ट्राइब्स, बताया मैंने आपको, पीपल आर लिविंग इन, देखिए, इकोनॉमी पास्टोरल, पॉलिटी जनपद जना, सोसाइटी ट्राइबल। भाई ट्राइबल लोग थे ना, सोसाइटी इज ट्राइबल, ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। इकोनॉमी इज पास्टोरल, इकोनॉमी इज पी से पास्टोरल, पॉलिटी इज जना, सोसाइटी इज ट्राइबल। लोग एक ही ट्राइब में रह रहे हैं। अब एक ही ट्राइब में लोग रहेंगे तो मैंने आपको बताया कि लोग एक दूसरे को छेड़ेंगे ही नहीं, सब एक ही ट्राइब के लोग हैं। और उस वक्त आप देखोगे कि ट्राइबल यानी कि लोग ट्राइब्स में रहते हैं, और ट्राइब्स क्या नीचे, क्लैन बेस्ड, विसु क्लैन, क्लैन बेस्ड सोसाइटी थी। कैसी थी क्लैन बेस्ड सोसाइटी? पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ वुमेन बड़ी जबरदस्त थी इस वक्त के पीरियड में। लड़कियों को बहुत सारे अधिकार थे, पढ़ाई करने भेजते थे, पढ़ाई करती थी, पढ़ाई ऑफ व्हाट, एजुकेशन ऑफ व्हाट, ऑब्वियस ही बात है, ये सब चीजें यहां पर जो है वेदास पढ़ रहे हैं, सब चीजें। तो पोजीशन ऑफ वुमेन, राइट टू एजुकेशन था उनके पास, आज जो बहुत सारी लड़कियों के पास नहीं है, उस वक्त राइट टू एजुकेशन था। सेकेंड, राइट टू पार्टिसिपेट इन असेंबलीज, असेंबलीज जो मैंने बताई थी आपको, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो ऋग्वैदिक पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड में एग्जिस्ट कर रही हैं, ऋग्वैदिक पीरियड असेंबलीज, इनका पार्ट बनने का तो अलाउड था। आप समझ रहे हो ना, एक तरफ सारा ऋग्वैदिक पीरियड चल रहा है, उनका पॉलिटी, ऋग्वैदिक पीरियड का उनका पॉलिटी, उनका इकोनॉमी, और हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक पीरियड की सोसाइटी की। एक तरफ सारा, एक तरफ पॉलिटी, सोसाइटी, सब चल रहा है। राइट टू पार्टिसिपेट इन असेंबलीज। एंड थर्ड, जो आज भी लड़कियों के पास नहीं होता है, बहुत कम के पास होता है, कितनों के पास है मुझे बता दीजिएगा, राइट टू सिलेक्ट अ ग्रूम, अपने लिए दूल्हा ढूंढना। दूल्हा, मम्मी इज बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड है, आई वांट टू मैरी दिस बॉय, राइट टू चूज ग्रूम। अगर आज आप ले जाओगे ग्रूम, मम्मी मुझे इस लड़के से शादी करना है, तो चांसेस ये हैं कि इसके बाद लोग कहेंगे कि बेटा बिग बॉस चाहते हैं आप घर से बेघर हो जाए, और या तो वो लड़का जो बॉयफ्रेंड होगा उसको फिर लठ बरसाई जाएगी उसके ऊपर। लड़कियों के पास तो है ही नहीं, लड़कों के पास है भी फिर भी थोड़ा बहुत, लड़के फिर भी चले जाते हैं लेकर, इनसे शादी करनी है। पहले तो 50 बातें, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये है वो है, मैं शादी नहीं होने दूंगा,
मेरे चिता के ऊपर से गुजरना पड़ेगा अगर तुम्हें ये करना है, इस तरह की बातें हो जाएंगी। बट आप देखिए उस वक्त सोसाइटी में पोजीशन ऑफ वुमेन क्या है, एजुकेशन का राइट है, राइट टू चूज द ग्रूम, राइट टू पार्टिसिपेट इन असेंबलीज। ये आज भी नहीं है। सोसाइटी में डिवीजन नहीं है, बट सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है। प्लीज राइट थर्ड पॉइंट। एक और पॉइंट लिखिए, ये हो गया एक पॉइंट। थर्ड, सोसाइटी में क्या है, देयर इज नो डिवीजन इन सोसाइटी। सोसाइटी डिवाइडेड नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। ठीक है ना, फेयर एंड नॉन फेयर पीपल, दासास एंड दासयूज। प्लीज राइट, सोसाइटी फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, नो डिवीजन इन सोसाइटी, बट सोसाइटी फेसेस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में जरूर है, व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स। क्लियर हो गया? ठीक है। 1000 BC आयरन की डिस्कवरी। आयरन की डिस्कवरी से क्या क्या हुआ? इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल, पॉलिटी, जनपद, सोसाइटी, वर्णा बेस्ड। सोसाइटी में वर्ण बेस्ड आ चुका था, मतलब वर्ण बेस्ड और स्ट्रांग हो गया था। आई वुड से दिस, यू विल फाइंड दिस वर्ण बेस्ड पहले भी, बट इतना ज्यादा रिजिड नहीं था सिस्टम। और सोसाइटी इज नाउ वर्ण बेस्ड। वर्णा सिस्टम आपको यहां देखने को मिल रहा है। पीपल आर डिवाइडेड इनटू, सोसाइटी में वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अलग अलग चीज से इंसान की बॉडी से कंपेयर किया गया। क्षत्रिय आर्म्स, वैश्यास लेग्स, शूद्रा फीट, ब्राह्मण आप बताएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हेड ऑफ फैमिली। अब जो हेड ऑफ फैमिली था वो बड़ा पावरफुल होता था। पावरफुल कैसे? वो चाहे तो अपने लड़के को भी अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। हेड ऑफ फैमिली वॉज पावरफुल, कैन डिसइनहेरिट हिज सन, अपने सन को इनहेरिट कर सकता, डिसइनहेरिट करता है। प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, जायदाद से निकाल दिया। बिग बॉस चाहते हैं यहां घर से निकल जाओ तुम। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड ऑफ फैमिली वॉज वेरी पावरफुल। नेक्स्ट गोत्र सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आप देखोगे गोत्र का लिटरल मीनिंग था जहां पर सारी कैटल्स को रखा गया, गोत्र। ठीक है, वेर कैटल ऑफ ऑल क्लैंस वेर कप्ट, गोत्र। बट बाद में इसका मतलब जो है वो आ गया कि सेम लीनिएज के लोग, सेम लीनिएज। तो यहां पर पहले अब कहा गया कि मैरिज आउटसाइड गोत्र करनी है, इनसाइड द गोत्र मैरिज, इनसाइड द गोत्र मैरिज नहीं होगी। ये क्यों किया गया था? एनीवन सोचो जरा। मैंने क्या बोला? गोत्र सिस्टम, मैरिज आउटसाइड गोत्र, मैरिज आउटसाइड गोत्र। क्यों, क्या होगा इससे? यानी कि वुमेन वेर कंसिडर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंशन देयर टेरिटरीज। अगर वुमेन, अगर अपना टेरिटरी एक्सपैंड करना है तो आप अपनी बेटी की शादी, या फिर कोई राजा अपनी शादी किसी और जाके साम्राज्य में करेगा, जाके उसकी बेटी से करेगा। आउटसाइड द गोत्र शादी हो रही है, पर्पस एक्सपेंशन। हमने अगर शादी वहां कर ली तो वो वाला साम्राज्य भी हमारा हिस्सा बन गया, समझाना हो गया, हमारे अंडर काम करेगा, क्योंकि समझाने की बहुत वैल्यू हो जाती है, बेटी ब्याही है। तो लड़कियों को देखा जाता था कि कैसे एक्सपेंशन का तरीका, या मान लीजिए किसी राजा को लग रहा है कि मेरे पास बेटी है और मेरे ऊपर वो आक्रमण कर सकता है, हमारे पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकता है, वो राजा पहले जाकर करता था, भाई साहब मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। ऐसा चाहते थे लोग।
ताकि वो हमारा समझाना हो जाएगा तो हम पे अटैक नहीं हो, ठीक है ना। तो वुमेन कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट, गोत्र सिस्टम आया तो क्या हुआ, पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन हो गई, वुमेन की पोजीशन क्या हो गई, डिक्लाइन, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, पोजीशन डिक्लाइन हो गई। और मैट्रिमोनियल जो अलायंसेस होने लगी वो एक्सपेंशन का तरीका हो गया, मैट्रिमोनियल अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस एक्सपेंशन का तरीका हो गया, एक्सपेंशन करने का तरीका हो, क्लियर। एक पॉइंट और है सोसाइटी में, और मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रहा हूं, एंड दैट इज लेटर वैदिक पीरियड, इसका सोसाइटी का आश्रम सिस्टम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आश्रम सिस्टम, लोगों की लाइफ डिवाइड हो गई थी 4 पार्ट्स में, ब्रह्मचार्य, सुना होगा आप लोगों ने इसको, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था, सन्यासी। ब्रह्मचार्य स्टूडेंट्स लाइफ, गृहस्था फैमिली हाउस होल्ड, वनप्रस्था हर्मिट, हर्मिट एंड सन्यासी। दिस वॉज द आश्रम सिस्टम, जो भी यहां पर 4 आश्रम सिस्टम जो है वो यहां पर आ गया था, 4 आश्रम सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो यहां पर आ गया था। पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज रिलीजन। तो अगर मैं आपको इस वाले पार्ट को कंप्लीट करूं तो देखिएगा, इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी पास्टोरल, 1000 एडी चीजें चेंज हो गई, इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल। एविडेंस याद होने चाहिए। हाउ इकोनॉमी इज पास्टोरल, ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट काउज एंड एनिमल्स का डोमिनेंस, काउज के लिए लोग लड़ रहे हैं, हॉर्सेस के नाम पे भगवान के नाम रखे गए हैं, राइट। ऋग्वेद इज टॉकिंग अबाउट सीरियल्स, जौ, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी इज जना, पॉलिटी इज जनपद। जब आर्यंस आए तब क्या था, लेकिन आयरन की खोज होने से क्या क्या चेंज होगा समझ में आ रहा है। आयरन की खोज हुई, पहला चीज तो इकोनॉमी चेंज हो गई। जो पहले लोग इकोनॉमी कैटल के बेसिस पे करते थे ना, कि जिसका ज्यादा कैटल हो ज्यादा वेल्दी, अब ऐसा नहीं रह गया। अब आयरन की खोज की वजह से आयरन के ऊपर सब डिपेंडेंसी हो गई, जिसके पास ज्यादा जमीन वो ज्यादा पावरफुल। पहले जना में लोग रह रहे हैं, सिंगल यूनिट, जरूरत ही नहीं है सोसाइटी में, ना जरूरत है ना जरूरी है कुछ भी चीज, लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जना सिंगल यूनिट्स। अब जनपद हो गया, क्यों, कुछ अमीर है कुछ गरीब है और लोग दबा रहे हैं एक दूसरे को, स्टेट सिस्टम का बर्थ हो गया। सोसाइटी क्लैन बेस्ड या ट्राइबल, सोसाइटी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड यानी कि क्लासिफाई कर दिया गया लोगों को, वर्ण बेस्ड आ गया, वर्णा सिस्टम, लोगों को क्लासिफाई कर दिया गया अलग अलग सेगमेंट्स में। रिलीजन, पीपल आर नेचर वर्शिपर, ध्यान रखना, पीपल आर नेचर वर्शिपर। एंड रिलीजन, नाउ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहां पर वैदिक रिलीजन शुरू हुआ, वेदिज्म। एक्चुअली वेदिज्म और वेदिज्म से निकलता है, यू विल फाइंड ब्राह्मणिकल रिलीजन, ब्राह्मणिज्म, और फिर यहीं से आप देखोगे तो आगे आ जाएगा हिंदुइज्म। वैदिक रिलीजन की शुरुआत हो रही है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन शुरू हो जाएगा। हर चीज के लिए आप सैक्रिफाइसेस करने हैं, रिचुअल्स करने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म, पहले सोसाइटी में जरूरत ही नहीं है, पास्टोरल इकोनॉमी, जना, क्लैन, ट्राइबल, लोग क्या है नेचर को पूजते हैं, पीपल आर वर्शिपिंग नेचर, वेरी सिंपल सोसाइटी, पीपल आर वर्शिपिंग नेचर। प्लीज राइट, प्लीज राइट, लिख लीजिएगा, लास्ट स्लाइड है ये, रिलीजन। ऋग्वेदिक पीरियड,
लेटर वैदिक पीरियड। रिलीजन, नेचर वर्शिपर, एग्जाम्पल अग्नि, फायर गॉड। सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड थे ना, पहले लिख लो आप, इंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्र इज द वेरी इंपॉर्टेंट गॉड। इंद्र, he is considered to be the breaker of forts, he is considered to be breaker of forts, मतलब पावरफुल गॉड थे, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स माना जाता था, पावरफुल गॉड। देन अग्नि, अग्नि इज फायर। तो जो हवन हो रहा है, कुंड, हवन कुंड जो हो रहा है, जो यज्ञ में बैठ के जो लगाई होते ना, यज्ञ होता है ना, आग निकलती है, तो उसमें आप यहाँ पर क्या करते हैं, घी एंड एक्सेट्रा डालते हैं, तो उससे क्या होगा, वो अलाव जो तेज होती है, मतलब आपकी जो भी बातें हैं, जो भी जरूरतें हैं, वो ईश्वर तक रीच कर जाती हैं। अग्नि, अग्नि गॉड वॉज इंपॉर्टेंट। देन वरुण, पानी के देवता, वाटर गॉड, वाटर गॉड, फायर गॉड, इंद्र, अग्नि, वरुण। देन सोम, गॉड ऑफ प्लांट्स। अब क्योंकि सोसाइटी वॉज ज्यादातर मेल डोमिनेटेड इन द ऋग्वेदिक पीरियड, आर्यंस जो थे ऐसी थे, मेल डोमिनेटेड थे, इसलिए आप देखोगे कि ज्यादातर गॉड्स आपको मेल दिख रहे हैं, बट स्टिल देयर वर फीमेल डाइटीज आल्सो। उषा, अदिति, उषा, अदिति, प्लीज नोट, इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखना, एक फंडा है जीवन का ये, कि अगर आयरन की डिस्कवरी हुई, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, कि भाई अब रिलीजन क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, रिलीजन इज नाउ वैदिक रिलीजन, वैदिक रिलीजन हो गया है। और इसी से क्या निकल के आएगा, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन रहेगा यहां पर, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। क्यों? क्योंकि राजा वगैरह आप देख रहे हो, उनकी वैल्यू कैसे बनी हुई है, राजा क्या कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा राजा राजा है, अश्वमेध यज्ञ, राजसूया यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, वेदों को पढ़ने की, वेद कौन पढ़ रहा है, ब्राह्मण्स, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स है। और ब्राह्मण यहां पर जब डोमिनेट करते हैं, तो यहीं से फिर आगे चल के आप देखोगे हिंदुइज्म भी निकल के आएगा, लेकिन जो रिलीजन है वो यहां पर अभी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है, वेदिज्म है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, ठीक है। एंड हियर यू विल फाइंड क्रिएटर, प्रिजर्वर, प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र। प्रजापति, क्रिएटर, गॉड ऑफ रिचुअल्स। अभी आप देखोगे कि लॉर्ड विष्णु इज, यू आर नॉट फाइंडिंग हियर, तो लॉर्ड विष्णु वाज नॉट अ मेजर गॉड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, लेकिन नाउ लॉर्ड विष्णु इज अ मेजर गॉड हियर, नाउ इज अ मेजर गॉड, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कैसे हुआ, मैंने बताया कि इस पीरियड में आपको रिचुअल्स देखने को मिल रहे हैं, सेरेमनीज देखने को मिल रही हैं। आप बताइएगा मुझे कौन सी वेद है जो, इट्स अ वेद ऑफ जो टेलिंग अबाउट बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स, स्पेल्स, जादू टोना, वहीं से आप समझ में आएगा, रिचुअल्स, सेरेमनीज हो रही हैं, और ये कौन कर रहा है, ब्राह्मण्स कर रहे हैं, हर चीज में सेरेमनीज होनी है, एंड हेंस इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पर बढ़ गई, इनकी इंपॉर्टेंस है राइज हो गई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस इज राइज, ठीक है। तो सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है, यजुर्वेद सैक्रिफाइस रिचुअल से है, एंड अथर्ववेद यू विल फाइंड इट्स अ मैजिक एंड चार्म्स की बात यहां पर हो गई, मैजिक एंड चार्म्स। दिस इज अबाउट द वैदिक रिलीजन। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर यहां समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने ये स्लाइड को प्लीज ध्यान रख के इसको रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये चेंजेस यही पूछा था उसने एग्जाम में, मेंस के अंदर भी यही सवाल था। नाउ यू हैव ऑल द पॉइंट्स हियर, पूछा गया था इकोनॉमी और सोसाइटी में क्या चेंज आया था फ्रॉम द ऋग्वेदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड, यू कैन राइट दिस एंड यू हैव ऑल द पॉइंट्स इनसाइड। सो आई थिंक दिस इज इट, हमारा चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग जो है
स्टार्ट करेंगे और यहीं से उठाएंगे जहां हमने छोड़ा है। विल स्टार्ट विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। थैंक यू सो मच गाइस। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि आपको सही लगा, कैसा लगा लेक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे सर आप ऐसे फ्लो चार्ट में इधर उधर लिख देते हो, ऐसा मैंने कमेंट पढ़ा था। पर दोस्त क्या है ना, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। इट्स नॉट लाइक इधर उधर लिखना, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो कभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जैसे मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ आप पॉइंट एक के नीचे एक नहीं लिखना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको यही नोट्स क्रिएट करने हैं, नोट्स तो आदमी अपने क्रिएट करता है। ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो 99.99% स्टूडेंट्स को फ्लो चार्ट समझ में आता है, क्योंकि फ्लो चार्ट चीजें याद रखने में आसान लगता है। लेकिन अगर आपको टफ लग रहा है तो आप पॉइंट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।